Hello friends, let's start with new chapter, important chapter and interesting chapter that is your exemption list. बेटा ये चैप्टर सबको अच्छा लगता है, क्लास में पढ़ते समय भी अच्छा लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। सर ऐसा कुछ किया जाए कि इस चैप्टर को कम टाइम में रिवाइज किया जाए। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन मैक्सिमम 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना क्या हो जाए, रिवाइज, कवरिंग ऑल द पॉइंट, टचिंग ऑल द पॉइंट्स। बट दिस इज योर रिविजन, जहां पे अज्यूम किया जाएगा कि आपने पीछे का रीजनिंग और एक बार क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने समझा हुआ है। माय फोकस विल बी टू टच एवरी एक्सपेक्ट। एक क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जामिशन लिस्ट। सर सबसे पहले एग्जाम्प्ट होता क्या है? बड़ा एग्जाम सप्लाई में 3 तरह का सप्लाई आता है। पहला नील रेटेड सप्लाई, दूसरा होली एग्जाम सप्लाई एंड तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर नील रेटेड बेटा ऐसा सप्लाई जहां पे जीएसटी का रेट इज 0%। होली एग्जेम्प्टेड बेटा सप्लाई तो है, बट गवर्नमेंट ने अभी के लिए क्या कर रखा है, एग्जाम थ्रू नोटिफिकेशन। और बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसा सप्लाई जहां जीएसटी लगता ही नहीं है, योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड योर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सर ये जो एग्जामिशन लिस्ट है ये क्या है? बेटा ये वो एग्जामिशन है जो सप्लाई तो है, बट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बेटा उसको क्या किया है, एग्जाम। सर एग्जामिशन लाने का 2 तरीका होता है बेटा, एक तो जनरल ऑर्डर से, दूसरा स्पेशल ऑर्डर से। बेटा जनरल ऑर्डर से जहां पे गवर्नमेंट कोई भी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस को एग्जाम कर सकता है थ्रू जनरल ऑर्डर। देन सर व्हाट इज स्पेशल ऑर्डर? बेटा कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एग्जामिशन देना है स्पेसिफिक नेचर का एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन वाला, तो लॉ बोलता है उसको दिया जाएगा थ्रू स्पेशल ऑर्डर। बेटा एक और पॉइंट, जब भी एग्जामिशन आता है कभी एंड में जाके कंफ्यूजन आ जाए, कभी कि उसको बड़ा क्लैरिफिकेशन लाना पड़े, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़े, तो बेटा गवर्नमेंट क्या लेके आता है, उसके कुछ टाइम के बाद में लेके आता है एक्सप्लेनेशन। तो लॉ क्या बोलना चाहता है? बेटा हमने एग्जामिशन का नोटिफिकेशन लाया, अगर आपका एक्सप्लेनेशन बेटा अगर 1 साल के अंदर अंदर आ गया, अगर एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर अंदर आ गया, तो बेटा ये अज्यूम किया जाएगा कि एक्सप्लेनेशन बेटा एग्जामिशन जब आया ना उसके साथ में ही था, मतलब योर एक्सप्लेनेशन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट सर अगर आपका एक्सप्लेनेशन 1 साल के बाद में आता है, तो बेटा इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि अब तक जो हुआ वो हो गया, अब से आगे से बेटा ये वाला एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपका एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर आया, बेटा इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। होप यू आर गेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद लिस्ट। बेटा लिस्ट में गुड्स भी है और सर्विस भी है, बट गुड्स का लिस्ट बेटा एक्चुअल में अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि गुड्स में कुछ है नहीं। अनब्रांडेड आटा हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, बेटा ये सब है। मेजरली मजा कहाँ आएगा बेटा, सर्विस के लिस्ट में, और सर्विस का पूरा लिस्ट अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जेम्पशन। लेट्स स्टार्ट विद एग्जेम्पशन। सब पहला कौन सा? बेटा पहला है आपका चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जेम्पशन। वापस से बोल दूं बेटा, ये एग्जेम्पशन जितना डिफिकल्ट आप लोग के लिए होता है, ये एग्जेम्पशन का बेटा समराइज करना, रिवीजन करवाना एज अ फैकल्टी हमारे लिए भी एक बिग टास्क है। But I'm trying to cover in a very small frame of time. I will try to cover everything, but बहुत कम टाइम में, तो मेरा स्पीड ऑलरेडी 1.5 होएगा। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला कौन सा है बेटा? पहला है चैरिटेबल एक्टिविटी वाला एग्जाम्पशन। लॉ बोलता है अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बेटा अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बेटा अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो लॉ बोलता है वो एक्टिविटी बेटा पूरा का पूरा क्या रहेगा, एग्जाम। बेटा अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर कुछ चार्जेस भी लिया तो भी एग्जाम। सर चार्जेस नहीं लिया होता तो सप्लाई ही नहीं है 71A। बेटा चार्जेस लिया, लॉ बोलता तो भी क्या है, एग्जाम। सर पहली बात तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बेटा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 12AA या फिर 12AB के अंदर रजिस्टर्ड है, जो 12AA या 12AB के अंदर रजिस्टर्ड है और चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सर चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? बेटा लॉ बोलना चाहता है चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर बेटा 4 एक्टिविटी आता है, दैट इज पाप।
तो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पाप करता है, बड़ा पुण्य करते हैं, बट यहाँ पे जो शॉर्टकट बन रहा है डेट इज पाप। तो पहला, बड़ा पब्लिक हेल्थ, पीस फॉर पब्लिक हेल्थ, बड़ा एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। सर कौन सा देखो, सबसे पहला पब्लिक हेल्थ। बेटा पब्लिक हेल्थ के अंदर पहले पब्लिक को अवेयर करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के ऊपर अवेयरनेस किया जाएगा। बेटा वो अवेयरनेस वाला सर्विसेज टोटली एग्जाम अगर कुछ चार्जेस लिया तो भी। और अगर फिर भी अगर बेटा कोई पर्सन बीमार हो गया, बेटा ये केस में एचआईवी इफेक्ट हो गया, तो उसका क्या किया जाएगा, केयर और काउंसलिंग। बेटा टर्मिनली इल पर्सन का, पर्सन अफेक्टेड विद एचआईवी और एड्स, या फिर ड्रग्स, या कोई सब्सटेंस अडिक्टेड पर्सन, बेटा अगर इनका केयर और काउंसलिंग करेंगे तो लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा नेक्स्ट क्या है, बेटा अगर हमने एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी योगा किया, एडवांसमेंट बेटा हम लोग रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी योगा को प्रमोट कर रहे हैं, ये बेटा मैं इंडिविजुअल योगा को प्रमोट कर रहा हूं, डेट इज नॉट एग्जाम। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा कर रहा है तो लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा सदगुरु का यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग वाला प्रोग्राम था, जहां पे रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा को प्रमोट करने के लिए पर पर्सन से चार्जेस लिया जा रहा है 5,000 रुपया, टोटली एग्जाम। सर वो चार्जेस के अंदर एकोमोडेशन चार्जेस और खाने पीने का चार्जेस भी है, 5 दिन रहने का चार्जेस भी है। लॉ बोलता है योर प्रिंसिपल सर्विसेज एग्जाम ना, बट योर एंसिलरीज आल्सो एग्जाम। बट उसके बाद में हमने एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला सर्विस दिया फॉर अबेंडन ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन। कौन सा, अबेंडन ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन, बट दैट इज आल्सो एग्जाम। ये फिजिकली या मेंटली अब्यूज या ट्रॉमेटाइज पर्सन को दिया तो भी एग्जाम, बड़ा प्रिजनर्स को दिया तो एग्जाम। एंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, बड़ा हमने एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो पर्सन को प्रोवाइड किया जिसका एज 65 ईयर से ज्यादा एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। बेटा 65 ईयर से ज्यादा एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, बेटा इनका अगर आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, लॉ बोलता है डेट इज ऑल्सो एग्जाम। ये डेट इज ऑल्सो एग्जाम। ये लेकिन पर्सन अगर अर्बन एरिया का है, एज 65 से कम है, तो लॉ बोलता है डेट विल बी टैक्सेबल, फिर वो एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में बेटा अगर कोई पर्सन रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवाता है, अगर कोई पर्सन रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवाता है, लॉ बोलता है डेट इज आल्सो एग्जाम। ये मतलब एक पंडित का सर्विस इज टोटली एग्जाम। सेकंड, बेटा एक आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, एक आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई टेंपल देवस्थान है, जो आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में कवर होता है। बेटा इनके बाहर का जो ओपन प्लेस है, वो ओपन प्रीमाइसेस का सर्विस भी लॉ बोलता है उसका रेंटिंग भी टोटली एग्जाम। अब सोचो वो ओपन प्रीमाइसेस में क्या हो सकते हैं, बेटा वो ओपन प्रीमाइसेस में हमने धर्मशाला बना के रूम्स को रेंट पे दिया रहेगा, लॉ बोलता है एग्जाम। ये बेटा वहां पे कोई हॉल्स या ओपन प्लेस या कल्याण मंडपम होगा, लॉ बोलता है एग्जाम। बेटा वो जो बाहर प्लेस था वहां पे हमने शॉप्स वालों को रेंट पे दिया, लॉ बोलता है एग्जाम। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, अगर रूम का चार्जेस बेटा 1,000 रुपए या उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल, हॉल का चार्जेस 10,000 रुपया या उससे ज्यादा पर डे का हुआ तो टैक्सेबल, शॉप्स का चार्जेस 10,000 या उससे ज्यादा पर मंथ का हुआ तो टैक्सेबल। ये मतलब इसको कैसे याद रखो, बेटा अगर रूम्स का चार्जेस 999 पर डे तक हुआ तो एग्जाम, बेटा हॉल का चार्जेस 9999 पर डे तक हुआ तो एग्जाम, बेटा शॉप्स का चार्जेस 9999 पर मंथ का हुआ तो एग्जाम, बेटा इसके ऊपर हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। सर मैं किसी देवस्थान में गया, ये लेकिन मैंने वहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का रूम्स में नहीं रुका, मैं वहां पे किसी होटल के रूम में ठहरा, बेटा चार्जेस 100 भी रहेगा तो टैक्सेबल। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ओपन प्रीमाइसेस है और उनके केस में अगर ये रूम चार्जेस, हॉल चार्जेस, शॉप्स का चार्जेस है, दैट इज एग्जाम, दैट इज एग्जाम। उसके बाद में बेटा दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज कंडक्ट करवाए, बेटा उनका सर्विस भी क्या है, एग्जाम। दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और इनका नोटिफाइड पिलग्रिमेज प्रोग्राम कौन सा बेटा, एक है खुमन मंडल विकास निगम लिमिटेड। अगर खुमन मंडल विकास निगम लिमिटेड बेटा अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा
अगर कंडक्ट करवाए बेटा टोटली एग्जाम। एंड दूसरा बेटा है आपका हज कमेटी, बेटा हज कमेटी अगर हज यात्रा करवाए तो लॉ बोलता है डेट इज एग्जाम। तो दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का सर्विसेज एग्जाम, बेटा पहला खोमन मंडल विकास निगम लिमिटेड का कैलाश मानसरोवर यात्रा इज एग्जाम एंड हज कमेटी का हज यात्रा इज एग्जाम, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया टोटली एग्जाम। उसके बाद में बेटा इंपॉर्टेंट, अगर कोई इंडिविजुअल, बेटा ध्यान से सुनना, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करें, बेटा क्या प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करें इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब रिफ्रेशमेंट एक्टिविटी इन रिलेशन टू आर्ट्स या कल्चर, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई इंडिविजुअल डांस सिखाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट्स क्राफ्ट बच्चे लोगों को करवाता है संडे टू संडे, जिसके लिए कुछ चार्जेस ले, लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। एंड दूसरा बेटा अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, बेटा स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देता है, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देता है टोटली एग्जाम। बेटा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में दे रहा है टैक्सेबल है, इंडिविजुअल रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन आर्ट्स और कल्चर। बट अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देता है तो लॉ बोलता है डेट विल बी एग्जाम। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्शन, और इसके रिलेशन में और भी कुछ एग्जाम्शन आएंगे पीछे लेटर ऑन। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्शन, बट एक फार्मर जो है ना, एक फार्मर जो है बेटा, फार्मर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत ही नहीं है, ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 23। उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना, क्योंकि वो जो सेल कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। ये लेकिन फार्मर के सेल पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन फार्मर ये प्रोडक्ट कल्टीवेट करके बेचने के लिए किसी से इनवर्ट सर्विस तो ले सकता है, और अगर वो सर्विस पे जीएसटी लग के आया तो बेटा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ ही जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंस फार्मर का सेल इज एग्जाम, बेटा फार्मर के कुछ परचेस को भी क्या करेंगे, एग्जाम। ये लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन फार्मर के पॉइंट से नहीं आएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक पर्सन बेटा फार्मर को नोटिफाइड सर्विस देता है तो लॉ बोलता है आशीष, अगर तू किसी फार्मर को सर्विस देता है तो आशीष तेरा सर्विस विल बी एग्जाम। सोचो ना, मेरे सर्विस पे अगर जीएसटी लगा, मैं कलेक्ट तो फार्मर से ही करूंगा ना, तो लॉ बोलता है आशीष का सर्विस विल बी एग्जाम। सर कौन सा सर्विसेज है, बेटा सबसे पहले यहां पे सर्विस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल। बेटा अगर मैंने प्लांट्स या फिर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स वाला काम कर रहा हूं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फार्मिंग। ठीक है, तो बेटा फार्मिंग के अंदर आपने क्या किया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट किया, या फिर टेकिंग केयर ऑफ रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल। सर मैं टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स क्यों कर रहा हूं, या फिर मैं प्लांट का कल्टीवेशन क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को क्या मिल सके, फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो लॉ बोलता है अगर आपने कल्टीवेशन के लिए, प्लांट कल्टीवेशन या टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के लिए कोई सर्विस लेते हो टोटली एग्जाम, बट एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, बिकॉज बेटा हॉर्स को टेकिंग केयर करना, बेटा वहां से आपको कोई फूड फाइबर मिलने वाला नहीं है, हॉर्सेस आर कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल नेचर। बेटा हॉर्सेस को केयर करना, हॉर्सेस को पालना, बेटा ये अमीरों के शौक है। क्लियर है, तो बेटा यहाँ पे उनको छोड़ के, तो मैं आपको नाम ही बता देता हूं बेटा, हॉर्स फार्मिंग को बोला जाता है स्टड फार्मिंग। तो अगर आपने स्टड फार्मिंग रिलेटेड कोई भी सर्विस लिया बेटा, दैट इज नॉट एग्जाम, दैट विल बी टैक्सेबल। बाकी कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं। सर कौन सा बेटा, अगर आपने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लिया, मैं फार्मर, मैंने एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करवाया डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन या टेस्टिंग। बेटा कल्टीवेशन करने का, हार्वेस्टिंग करने का, थ्रेशिंग करने का, उसके बाद में प्लांट को प्रोटेक्ट करने का सर्विस या टेस्टिंग वाला सर्विस। बेटा मैंने सॉइल टेस्टिंग करवाया, मैंने सीड टेस्टिंग करवाया, तो बेटा दैट टेस्टिंग सर्विस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, दैट सर्विस विल आल्सो बी एग्जाम। बेटा अगर मैं फार्म लेबर सप्लाई करता हूं, कॉन्ट्रैक्टर हूं, फार्म लेबर सप्लाई करता हूं, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा हमने कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करवाया, कहां पे बेटा, एग्रीकल्चरल फार्म पे। अगर हमने कोई भी प्रोसेस कैरी आउट करवाया कहां पे, एग्रीकल्चरल फार्म पे, सच एज टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग मतलब पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशन। देखो कितना फेवरेट वर्ड मिल गया मेरे को, दैट इज सच लाइक ऑपरेशन। सर इसमें अच्छा क्या था, ये मतलब कोई भी एक्टिविटी,
कोई भी एक्टिविटी आपने कहां पे करवाया बेटा, आपने करवाया एग्रीकल्चरल फार्म पे, जिससे बेटा प्रोडक्ट का एजेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। लॉ बोलता है एग्जाम, बेटा अगर आपने अपने फार्म पे कोई भी सर्विस लिया इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो उससे प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए रेडी हुआ है, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ। बेटा मैंने टोमेटो मैंगो के रिलेशन में कोई सर्विस लिया, लेकिन वो अभी भी मैंगो है, तो लॉ बोलता है डेट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। ये लेकिन मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई किया टोमेटो पे कि मेरा टोमेटो बन गया टोमेटो केचप, बेटा डेट विल बी टैक्सेबल। ये बेटा मैंगो बन गया मैंगो स्लाइस, टोटली टैक्सेबल, बट वो अपना मेन कैरेक्टर नहीं खो रहा है, तो लॉ बोलता है डेट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। तो कोई भी एक्टिविटी आपने कंडक्ट करवा एग्रीकल्चर फार्म पे जिससे प्रोडक्ट का कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, लॉ बोलता है डेट सर्विस विल ऑल्सो बी एग्जाम। बेटा अगर आपने एग्रो मशीनरी रेंट पे दिया या फिर वैकेंट लैंड आपने अगर फार्मर को रेंट पे दिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लॉ बोलता है डेट सर्विस विल आल्सो बी एग्जाम। बेटा अगर हमने लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग लिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, एग्जाम। बेटा लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जाम। सर हमने अगर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस लिया, बेटा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बेटा फार्मर ट्रेनिंग वाला सर्विस, तो बेटा अगर आपने फार्मर ट्रेनिंग वाला सर्विस दिया दैट इज आल्सो एग्जाम। और बेटा अगर कोई एपीएमसी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, बेटा ये लोग अगर कोई फार्मर को सर्विस दे बेटा, या फिर कोई कमीशन एजेंट वाला पर्सन है जो कमीशन लेके फार्मर के प्रोडक्ट को सामान को बिकवाता है, बेटा उसका सर्विस भी क्या रहेगा, टोटली एग्जाम, टोटली एग्जाम। हैव यू अंडरस्टूड? प्रोसीडिंग फर्दर। सर अगर हमने लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग राइस का लिया तो, बेटा राइस का लिया तो भी एग्जाम। सर नीचे तो लिखा था यही 5 वर्ड्स, बेटा वो 5 वर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए था, बट मैं आपको बता दूं बेटा राइस के केस में राइस इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज पैडी। पैडी को मिल्स में ले जाके मिलिंग प्रोसेस से बेटा पैडी को कन्वर्ट किया जाता है, डी हस्किंग प्रोसेस करके बेटा पैडी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू राइस। तो लॉ बोलता है ये केस में अगर आपने राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग लिया दैट इज आल्सो एग्जाम। बेटा राइस के केस में सिर्फ राइस का जो कन्वर्जन प्रोसेस है, राइस का जो कन्वर्जन प्रोसेस है फ्रॉम पैडी इनटू राइस, तो बेटा वो मील्स के अंदर काम होता है, तो बेटा वो सर्विस एक क्या है, टैक्सेबल, वो सर्विस क्या है आपका, टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर आपका कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर लाइक करी लीव्स एंड ऑल, बेटा उसका वेयर हाउसिंग इज आल्सो एग्जाम, उसका वेयर हाउसिंग आल्सो एग्जाम। सर अगर मैंने सर्विस लिया स्टोरेज का, वेयर हाउसिंग का, किसका बेटा, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो बेटा इनका भी वेयर हाउसिंग क्या रहेगा, एग्जाम। ये बाकी कुछ चीजें ना पहले एग्जाम हुआ करती थी लेकिन अब से टैक्सेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल, फाइबर, ये सब अब से क्या है, टैक्सेबल। नेक्स्ट ये बेटा ये एक इंपॉर्टेंट, सर अगर हमने वेयरहाउस में फ्यूमिगेशन करवाया, बेटा फ्यूमिगेशन बोलेगा तो पेस्टिसाइड्स, तो लॉ बोलता है दैट इज नो मोर एग्जाम, दैट इज नाउ टैक्सेबल। सर आपने थोड़ी सी देर पहले भी तो फ्यूमिगेशन वर्ड यूज किया, बेटा अगर मैंने एग्रीकल्चरल फार्म पे पेस्टिसाइड्स वाला सर्विस लिया, कहां पे, एग्रीकल्चरल फार्म पे, तो बेटा दैट इज टोटली एग्जाम। लेकिन अगर मैंने वेयरहाउस के अंदर अगर ये वाला सर्विस लिया तो बेटा ये हो जाएगा टैक्सेबल, वेयरहाउस के अंदर लिया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। हैव यू अंडरस्टूड? डन। प्रोसीडिंग फर्दर। सर अगर हमने ये सारी की सारी सर्विस अगर थर्ड पार्टी के रूप में करवाई, एज ए इंटरमीडिएट प्रोसेस, एज ए जॉब वर्कर करवाया, तो लॉ बोलता है डेट विल आल्सो बी एग्जाम, बट एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। और सर अगर हमने लाइफ स्टॉक का, बेटा अगर एनिमल्स का अगर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया, तो लॉ बोलता है डेट सर्विस विल आल्सो बी एग्जाम, बट एक्सेप्ट रेयरिंग, सॉरी एक्सेप्ट आपका इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो बेटा ये अपने को ऑलरेडी पता है, एंड वी आर डन विद एग्रीकल्चरल वाला एग्जेम्पशन। हैव यू अंडरस्टूड? डन। प्रोसीडिंग फर्दर टू थर्ड एग्जेम्पशन, बेटा एजुकेशन रिलेटेड एग्जेम्पशन, एजुकेशन सर्विस। बेटा सबसे पहले ये देखो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, क्योंकि इन्होंने बोला अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सर्विस देता है तो बेटा उसको क्या माना जाएगा, एग्जाम। सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है, बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर पहला पहला आपका अप टू 12th वाले स्कूल्स,
बट अप टू हायर सेकेंडरी वाले, प्री प्राइमरी एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल वाले, बट इन लोग आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। अब वो गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्कूल भी क्यों ना हो बेटा, यहाँ पे जो लोग आपको कहां तक का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू हायर सेकेंडरी वाला एजुकेशन, लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। इनका जो दिया गया सर्विस है डेट विल बी टोटली एग्जाम। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन आता है? पहला अप टू 12वीं वाले। बेटा सेकंड कौन से? बेटा ऐसे इंस्टीट्यूशन वो आर प्रोवाइडिंग द कोर्सेज विच आर recognized by the law, beta they are providing the courses which are recognized by the law, beta including our institute, beta ICSI, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Chartered Accountant of India, and next beta Institute of Cost Accountant of India, beta ICAI CMA। beta इनका जो सर्विस रहेगा that is also exam because they are also providing courses which are recognized by the law। and beta तीसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? beta इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल मतलब स्किल डेवलपमेंट वाले कुछ नोटिफाइड कोर्सेज देने वाला इंस्टीट्यूट, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बट दे आर आल्सो कवर्ड। तो तीन आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। पॉइंट क्या है बट अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, बड़ा अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है, लॉ बोलता है डेट सर्विस इज टोटली एग्जाम। बेटा डेट सर्विस इज टोटली एग्जाम। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है, बेटा बच्चों को कोचिंग सर्विस, फैकल्टी और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप वाला सर्विस, स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप वाला सर्विस, टोटली एग्जाम। बेटा बच्चों को फैकल्टी को कैंटीन वाला सर्विस दिया, कैटरिंग सर्विस एंड ऑल, बेटा टोटली एग्जाम। सब फैकल्टीज को स्विमिंग पूल वाला सर्विस दिया, बेटा एग्जाम। सोचना ही नहीं है। एनी सर्विस गिवन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ टोटली एग्जाम। सर अगर किसी दूसरे पर्सन को दिया, कौन सा वाला बेटा? ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला सर्विस ऑन एंट्रेंस फीस। तो बेटा अगर किसी दूसरे लोगों को बेटा एंट्रेंस फीस लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला सर्विस दिया, डेट इज ऑल्सो एग्जाम। इनके अलावा कोई और सर्विस देता है किसी दूसरे पर्सन और को, तो बेटा डेट विल बी टैक्सेबल। बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने बेटा अगर कोई सर्विस दिया स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, टोटली एग्जाम। और बेटा कोई दूसरे पर्सन को दिया जहां पे एंट्रेंस फीस लेके सर्विस दिया तो भी एग्जाम। ये लेकिन इनका कहने से सेल इज एग्जाम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनका परचेज। तो लॉ क्या बोलता है? अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आगे सर्विस देने के लिए बेटा अगर सर्विस लेता है, तो लॉ बोलता है इन लोग जो सर्विस लेंगे ना बेटा वो सर्विस लेने वाला सर्विस को भी हम क्या करेंगे? एग्जाम। तो क्वेश्चन वापस से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से नहीं आएगा, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि एक पर्सन ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसा ऐसा सर्विस दिया। तो बेटा 5 नोटिफाइड सर्विस है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अगर लिया तो वो क्या होता है? एग्जाम। सर कौन सा 5? बेटा पहला कौन सा? बेटा पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ वाला सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बेटा बच्चों को सर्विस देने के लिए हमने बाहर से सर्विस लिया। दूसरा बेटा कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील्स प्रोग्राम एंड ऑल इन आंगनवाड़ीज ऑल्सो। बेटा आंगनवाड़ी आर ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली, मतलब वो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स एंड ऑल होता है उनको भी अगर कैटरिंग सर्विस दिया गया, डेट इज ऑल्सो एग्जाम क्लैरिफाइड है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैटरिंग सर्विस, उसके बाद में बेटा सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस। लेकिन इनसाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया तो एग्जाम्प्ट है, इनसाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया तो एग्जाम्प्ट है। बेटा बाहर हमने कहीं पे एनुअल प्रोग्राम कंडक्ट करवाया, वहां पे अगर ये सर्विस लिया तो टैक्सेबल। ये उसके बाद में चौथा कौन सा? बेटा एडमिशन एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर कोई सर्विस लिया तो बेटा डेट इज ऑल्सो एग्जाम। उसके बाद में पांचवा क्या है? बेटा पांचवा है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। बेटा बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स पहुंचाने के लिए हमने कोई सर्विस लिया तो लॉ बोलता है डेट विल बी एग्जाम। ये लेकिन ध्यान से सुन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपके पास 3 थे। ये जो पहला 3 सर्विसेज है ना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, बेटा ये सिर्फ अप टू 12th वालों के लिए एग्जाम्प्ट है। बेटा ये सिर्फ अप टू 12th वालों के लिए एग्जाम्प्ट है।
एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, बेटा सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम्प्ट है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम्प्ट है। और बेटा ये जो ऑनलाइन जर्नल्स वाला है ना, ऑनलाइन जर्नल्स वाला, बेटा ये सिर्फ डिग्री डिप्लोमा वाले इंस्टीट्यूट जो है, इंक्लूडिंग अवर ICSI, ICAI एंड बेटा ICAI CMA, बेटा इनके लिए क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट। क्लियर विद दिस? तो बेटा ये आपका एग्जेम्पशन एजुकेशन रिलेटेड। अब अगर मैं एक दो और पॉइंट की बात करूं, बेटा अगर लिमिटेड पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बेटा बच्चे लोगों से एग्जामिनेशन, बेटा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बच्चों से फीस लेता है, तो बेटा वो जो फीस लिया गया वो कौन ले रहा है, कहने से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बट आप तो बोलोगे सर वो लोग थोड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लॉ ने क्लेरिफाई किया कि फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर द लिमिटेड पर्पस, बेटा जहां पे उन लोग क्या ले रहे हैं, बच्चों से एग्जामिनेशन का फीस ले रहे हैं, उतने पर्पस के लिए उन लोग भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप फीस वीस पे करते हो, बेटा उसके ऊपर भी GST नहीं लगता। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, डन। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर सर्विस। ये ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस देता है, सर कौन, बेटा नोटिफाइड पर्सन। बेटा अगर नोटिफाइड पर्सन कोई हेल्थ केयर सर्विस देता है, तो लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। ये बेटा मैं यहाँ पे नोटिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता और मैंने आपको हेल्थ केयर सर्विस दिया, तो लॉ बोलता है डेट विल नॉट बी एग्जाम। हेल्थ केयर सर्विस नोटिफाइड पर्सन देगा तो बेटा क्या रहेगा, टोटली एग्जाम। तो सब पहले बात करते हैं कौन देना चाहिए हेल्थ केयर सर्विस। लॉ बोलता है हेल्थ केयर सर्विस गिवन बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। बेटा हेल्थ केयर सर्विस गिवन बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। बेटा अगर ये तीन लोग देते हैं तो एग्जाम। सर व्हाट इज क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट? बेटा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई हॉस्पिटल अगर सर्विस देता है, बेटा अगर कोई क्लिनिक सर्विस देता है, या फिर अगर कोई नर्सिंग होम सर्विस देता है, कौन सा, हेल्थ केयर वाला, तो एग्जाम। बेटा ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई डॉक्टर है, बेटा वो सर्विस देता है, तो सर क्लिनिक में भी तो डॉक्टर होता है, बेटा डॉक्टर अगर मेरे को घर पे आके भी सर्विस दे रहा है ना, तो भी एग्जाम। या फिर कोई पैरामेडिक स्टाफ है, बेटा कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई सपोर्ट स्टाफ है, कोई आपका लैब असिस्टेंट है, बेटा अगर इन लोग जो सर्विस देते हैं इनका सर्विस भी टोटली एग्जाम। लेकिन बेटा सर्विस कौन सा होना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस। सर अब ये भी तो बता दो कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या आता है। बेटा हेल्थ केयर सर्विस में देख, सबसे पहला डायग्नोसिस, बेटा क्या आता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। बेटा क्या क्या आता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर, ये तीनों में से एक सर्विस होनी चाहिए। सर कौन सी चीज के लिए, फॉर प्रेगनेंसी, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मलिटी। बेटा क्या होना चाहिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर, किस चीज के लिए, बेटा प्रेगनेंसी, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मलिटी। लेकिन ये सारी की सारी सर्विस इन द रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन होएगा, तो क्या होएगा, एग्जाम। बेटा इन द रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। बेटा अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन के स्टमक के अंदर स्टोन है, तो बेटा इन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे स्टोन कहां पे, तो बेटा स्टोन का क्या किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा, फिर बेटा उसको ट्रीट करके निकाला जाएगा और उसके बाद में स्टोन का केयर किया जाएगा। नालायक हाँ भी बोलता है, बेटा ये केस में पर्सन का केयर किया जाएगा और स्टोन को फेंक के मारा जाएगा, नहीं। बेटा सुन, तो अगर आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर है, ये किसके लिए, प्रेगनेंसी, अबनॉर्मलिटी, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, लेकिन आपका रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के थ्रू दिया गया तो एग्जाम। सर ये रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में क्या आता है, बेटा उसमें आता है आयुष्मान। बेटा ए इज फॉर आयुर्वेदा, बेटा वाई इज फॉर योगा। बेटा योगा के थ्रू अगर हमने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर किया तो एग्जाम्प्ट है। बेटा उसके बाद में यूनानी, उसके बाद में सिद्धा, बेटा HM इज फॉर होम्योपैथी, देन एलोपैथी, देन नेचुरोपैथी। ये मतलब अगर आपको बोला कि हमने कोई रेकी हीलिंग प्रोग्राम से काम करके दिया, बेटा कोई चाइनीज मेडिसिन के थ्रू आपको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर करके दिया, बेटा या फिर एक्यूप्रेशर और के थ्रू अगर ये सर्विस दिया, देन इट विल बी टोटली टैक्सेबल। तो समझा आपको हेल्थ केयर सर्विस ये। लेकिन हेल्थ केयर सर्विस के अंदर एक और चीज आता है सर, एम्बुलेंस सर्विस। बेटा अगर टू और फ्रॉम
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, बेटा हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल वाला एम्बुलेंस वाला सर्विस अगर हॉस्पिटल देता है बेटा वो भी हेल्थ केयर सर्विस है, टोटली एग्जाम। हेल्थ केयर सर्विस में एक चीज नहीं आएगी बेटा, कौन सी? वो सर कौन सा वाला वो? ये बेटा सुन, अगर किसी पर्सन ने ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए क्या लिया? कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो लॉ बोलता है अगर आपने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लिया फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस बेटा दैट इज नॉट हेल्थ केयर, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल। लेकिन सेम सर्विस किसी पर्सन ने डैमेज से रीस्टोर होने के लिए बेटा अगर किसी डिफेक्ट से रिकवरी करने के लिए सर्विस लिया, देन दैट विल बी हेल्थ केयर सर्विस एंड दैट विल बी टोटली एग्जाम, then that will be totally exam. Have you understood? लेकिन आज की तारीख में जो हॉस्पिटल्स हो गए ना, दे आर नॉट लेस देन होटल्स। हॉस्पिटल के जो रूम होते हैं डीलक्स, सुपर डीलक्स एंड ऑल, इतना चार्जेस। तो बेटा गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पशन को निकाला है। गवर्नमेंट बोलता है अगर किसी हॉस्पिटल में रूम का चार्जेस बेटा अगर 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ, एक कितना 5,000 रुपए से ज्यादा पर डे हुआ, तो लॉ बोलता है वहां पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा बेटा, डेट चार्जेस टोटल चार्जेस विल बी टैक्सेबल। 5,000 तक हुआ तो पर डे का चार्जेस इज एग्जाम, बेटा 5 के ऊपर गया तो टोटली टैक्सेबल। लेकिन उसके भी 3 एक्सेप्शन। अगर रूम बेटा अगर कौन सा है? आईसीयू है बेटा, इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट या फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बेटा दैट इज आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू वाले रूम्स है बेटा, इनका चार्जेस कितना भी हो दैट विल बी टोटली एग्जाम। क्लियर है? और बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट वाला सर्विस है इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोस कवर्ड अंडर ए, मतलब क्या बेटा अगर कोई हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाला सर्विस दे रहा है दैट इज हेल्थ केयर सर्विस टोटली एग्जाम। लेकिन बाहर कोई बेटा कोविड के टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिशियन ने बेटा इन लोगों ने भी सस्ते में एम्बुलेंस सर्विस और देना चालू किया था, तो लॉ बोलता है बाहर का भी कोई पर्सन अगर एम्बुलेंस सर्विस देता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन है तो बेटा वो सर्विस एग्जाम नहीं है, वो सप्लाई ही नहीं है एज पर 7(2). बेटा सर्विस ऑफ फनरल बरियल क्रेमेटोरियम मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल। इट डन। गोइंग फर्दर, सर अगर किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्जेस है बेटा टोटली एग्जाम। सेकंड बेटा अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को बेटा इन पेशेंट को खाना पीना खिलाया गया, मेडिसिन और दिया गया बेटा वो भी क्या रहेगा? एग्जाम, क्योंकि आपका प्रिंसिपल इज एग्जाम, एंसिलरी इज एग्जाम। ये लेकिन अगर कोई विजिटर्स आया, अटेंडेंट आया, उनको अगर बेटा हॉस्पिटल के कैंटीन से कुछ खाना पीना खिलाया गया बेटा आउटसाइडर्स और को, तो दैट विल बी टोटली टैक्सेबल। लेकिन इन पेशेंट को दिया गया तो बेटा क्या रहेगा? एग्जाम। सर अगर कोई वेटरिनरी क्लिनिक है बेटा अगर वो एनिमल्स या बर्ड्स के रिलेशन में सर्विस दे रहा है ट्रीटमेंट और वाला, तो लॉ बोलता है डेट विल आल्सो बी एग्जाम। बेटा जान तो जान होती है, डेट विल बी टोटली एग्जाम। उसके बाद में बेटा 2 एग्जाम्पशन जो थे वो निकाल दिए गए हैं। कौन से बेटा? एक होता है सर्विस बाय कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। बेटा छोटे बच्चे जो बॉर्न होते हैं उनका जो कॉर्ड होता है वो बेटा उनके मदर से कनेक्टेड होता है, तो ये जो कॉर्ड होता है ना इसको स्टोर करने वाला सर्विस दिया जाता है जिसके लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं कि इन केस बच्चे को फ्यूचर में कोई डिफेक्ट आया तो बेटा उसको इंप्रूव करने के लिए, रिकवरी के लिए वो कॉर्ड काम आता है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रिजर्वेशन वाला सर्विस था, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, इनिशियली इट वाज टोटली एग्जाम बट नाउ दैट एंट्री इज रिमूव्ड फ्रॉम द नोटिफिकेशन लिस्ट, सो इट इज नो मोर एग्जाम बेटा, नाउ इट इज टैक्सेबल। और बेटा अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाले हैं और बेटा इन लोग अगर बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने वाला सर्विस देते हैं दैट इज ऑल्सो नाउ टैक्सेबल, दैट इज ऑल्सो नाउ टैक्सेबल। तो आई एम डन विद 4 बड़े बड़े एग्जाम्पशंस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट एग्जाम्पशन आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एग्जाम्पशन। बेटा कंस्ट्रक्शन सर्विस वाला एग्जाम्पशन है। सब पहला क्या है बेटा? अगर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बेटा अगर कोई इंडिविजुअल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन सा स्कीम के अंदर? बेटा हाउसिंग फॉर ऑल या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर इंडिविजुअल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बेटा वहां पे अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया गया है, कौन सा? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया गया तो बेटा डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो एग्जाम। सर अगर गुड्स प्लस सर्विस को ऐड करके अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो टैक्सेबल। अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया तो टोटली एग्जाम। सर अगर एक पर्सन अपना सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहा है बेटा अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाँ मैं खुद का घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं और बेटा जिसके लिए अगर मैंने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो
तो एग्जाम, ये बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो टैक्सेबल, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया तो टैक्सेबल। ये उसके बाद में बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है, कौन है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, बेटा अगर इन लोग कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, किस चीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन लोग कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन करते हैं फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज। बेटा फार्मर के फार्म लैंड पे एक ट्यूबवेल होता है, और बेटा ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए बेटा मोटर यूज होता है, और मोटर यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो बेटा अगर किसी एग्रीकल्चरल फार्मर के ट्यूबवेल तक बेटा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने बेटा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन किया, लाइन का कंस्ट्रक्शन किया, तो लॉ बोलता है डेट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम, डेट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू अ डेवलपर, डेवलपर बोलेगा तो बिल्डर, are exempt subject to condition that the constructed flats are sold before issuance of completion certificate and taxes paid on them। बेटा एक एग्जेम्पशन लाया, बेटा आज अगर मैं एक बिल्डर है, बेटा बिल्डर बिल्डिंग बना के दे रहा है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए जहां पे बिल्डिंग बनाना था वहां पे ऑलरेडी फ्लैट्स थे, तो बेटा हमने क्या लिया, उनसे डेवलपमेंट राइट लिया, और बेटा वो डेवलपमेंट राइट के अंदर बेटा बिल्डर को ही टैक्स पे करना पड़ता है अंडर आरसीएम। अब ध्यान से सुनना, ये जो टैक्स भरना पड़ता है ना, इसको गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, बट कंडीशन क्या है, बेटा बिल्डर ने क्या किया, डेवलपमेंट राइट लिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया, लॉन्ग टर्म लीज लिया, और एक बिल्डिंग बनाया, ये लेकिन जो बिल्डिंग में बनाए गए फ्लैट्स है ना बेटा, वो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले बिक जाने चाहिए। ये मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले बिकेगा, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब गवर्नमेंट को वो सेल के ऊपर बेटा जीएसटी मिलेगा। तो लॉ बोलता है अगर आपको सेल के ऊपर जीएसटी लगेगा तो आपने जो डेवलपमेंट राइट लिया है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया है, उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम। सर हमने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स बने, बेटा 70 फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले बिक गए, मतलब जीएसटी लगा। 30 फ्लैट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में बिका, ये मतलब इट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो बेटा वो केस में जीएसटी नहीं लगा। तो लॉ बोलता है 70 पोर्शन पे, 70 फ्लैट्स पे जीएसटी मिला अपने को। तो बेटा आपने जो लॉन्ग टर्म लीज लिया, जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स लिया, जो भी आपने बेटा डेवलपमेंट राइट लिया, बेटा उसके 70/100 मतलब 7:3 का रेशियो किया जाएगा। बेटा 7 पोर्शन आपको क्या होएगा, बेटा वहां पे जीएसटी आपका एग्जाम कर दिया जाएगा, बट 30% वाले पोर्शन पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इट मींस योर इफ योर सेल इज टैक्सेबल, योर परचेज विल बी एग्जाम, योर परचेज विल बी एग्जाम। सो दिस इज द केस। प्रोसीडिंग फर्दर, सर नेक्स्ट क्या है, बेटा नेक्स्ट है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अब यहां पे सुनो पूरा का पूरा देखते जाओ। बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहने से बाय रोड हो सकता है, बेटा बाय रोड हो सकता है। बेटा रोड के केस में अगर आपने मीटर्ड कैब्स के थ्रू अगर आप ट्रेवल करते हो, बेटा कौन सा, मीटर्ड कैब, दूसरा ऑटो रिक्शा, तीसरा ई रिक्शा, तो लॉ बोलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेटा दिस विल बी टोटली एग्जाम। ये लेकिन ये एग्जामेशन में निकल के टैक्सेबल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने इको के थ्रू, बेटा ओला उबर के थ्रू बुक किया होगा तो। सर रोड के केस में बेटा और क्या होते हैं, बेटा एक होता है आपका स्टेज कैरेज। कौन सा कैरेज, बेटा स्टेज कैरेज। बेटा आप लोग बसेस मान सकते हो जहां पे स्टेजेस फिक्स होते हैं, और स्टेजेस के अकॉर्डिंग इनका जो फेयर होता है वो भी फिक्स होता है। तो अगर आपका स्टेज कैरेज वाला कन्वेंस है, लॉ बोलता है अगर बेटा नॉन एसी है तो एग्जाम, ये बेटा इफ यू कैन अफोर्ड एसी यू कैन अफोर्ड जीएसटी टू। तीसरा, सर तीसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। बेटा जो आपके हिसाब से चलने वाला है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो लॉ बोलता है अगर बेटा एसी वाला है तो टैक्सेबल, बेटा नॉन एसी है तो बेटा क्या रहेगा, एग्जाम। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। बेटा अगर रेडियो टैक्सी है, जिसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हो, रेडियो टैक्सी हो गया। सेकंड कौन सा, बेटा टूरिज्म पर्पस वाला है, कंडक्टेड टूर वाला है,
चार्टर या हायर वाला है, तो लॉ बोलता है इनके केस में बेटा, इनके केस में ये एसी हो कि नॉन एसी हो बेटा, डेट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। ये मतलब एसी वाला टैक्सेबल, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल, टूरिज्म, कंडक्टेड टू, चार्टर हायर टैक्सेबल, बाकी नॉन एसी वाला इज एग्जेम। क्लियर है बेटा, ये कौन सा हो गया, बाय रोड। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अगर मेट्रो, मोनोरेल या ट्रेमवे, बेटा जो कलकत्ता के अंदर रोड वाला बसेस, बेटा इनका सर्विसेज टोटली एग्जाम, बेटा इनका सर्विसेज टोटली एग्जाम। नेक्स्ट क्या है सर, अगर मैं रेल की बात करूं, लॉ बोलता है रेल के केस में बेटा एसी या फर्स्ट क्लास को छोड़ दो, इनके अलावा कोई भी अदर रहेगा, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, तो बेटा डेट विल बी टोटली एग्जाम। ये मतलब एसी क्लास एंड फर्स्ट क्लास विल बी टैक्सेबल। और सर इंक्लूडिंग योर accompanied belongings एंड ऑल, ये मतलब क्या, मेरा सामान, ये बेटा अगर मैं एसी क्लास में जा रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सामान था, वो एक्स्ट्रा सामान का अलग से चार्जेस लगा, तो बेटा आपके टिकट के ऊपर जीएसटी लगा ना, बेटा सेम ट्रीटमेंट सामान का होएगा, वो सामान के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ये मैंने स्लीपर क्लास वाला टिकट लिया, तो मेरे फेयर पे जीएसटी नहीं लगा, तो मेरे सामान के वाले एक्स्ट्रा चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज फॉर रेल। उसके बाद में सर अगर मैं वाटरवेज के थ्रू अगर ट्रेवल करता है, तो बेटा अगर वाटरवेज के थ्रू है, ये इनलैंड वाटरवेज है, इनलैंड वाटर के थ्रू है, तो डेट विल बी टोटली एग्जाम। सर अगर अदर वाटर्स है, अदर वाटर्स है ये, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाला है, लॉ बोलता है एग्जाम। ये लेकिन टूरिज्म पर्पस है तो टैक्सेबल, और बेटा अगर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया तक हो रहा है देन इट विल बी टैक्सेबल, देन इट विल बी टैक्सेबल। ये नेक्स्ट क्या है सर, एयरवेज के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रैवलिंग हो रहा है, बेटा एयरक्राफ्ट के थ्रू तो ऐसे तो टैक्सेबल ही होता है आपका, अभी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो या इंटरनेशनल हो, लेकिन एग्जाम्पशन क्या है बेटा, अगर आपका सेवन सिस्टर स्टेट्स में, या फिर एक आपका बेटा बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल है, बेटा अगर यहां से आपका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है, बेटा सेवन सिस्टर स्टेट्स एंड आपका बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल, बेटा अगर आपका यहां पे स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है, वो भी इन इकोनॉमी क्लास, तो लॉ बोलता है डेट विल बी एग्जाम। सर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा, बेटा अगर यहां से आपका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है, वो भी किस में, इकोनॉमिक क्लास में, तो बेटा डेट विल बी एग्जाम। इफ सर अगर बिजनेस क्लास हुआ तो बेटा इफ यू कैन अफोर्ड बिजनेस क्लास देन यू कैन अफोर्ड जीएसटी ऑल्सो, तो बेटा डेट इज ऑल्सो कवर्ड। तो आई एम डन विद पॉइंट नंबर 15। सर व्हाट इज पॉइंट नंबर 16, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और एग्जेम्पशन दिया यहां पे, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। सर हमने अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस दिया बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings by air, embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding. However, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of 3 years from the date of commencement of operation. ये बड़ा सुन, ये क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पे बेटा एयरपोर्ट फैसिलिटी और नहीं है, तो वहां पे हमारा गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, नए नए एयरपोर्ट्स बनवाता है, नए एयरपोर्ट्स बनते हैं। अब जो नया एयरपोर्ट बन गया बेटा, समझो उधर का टिकट चार्जेस है 10,000 वहां तक पहुंचने का, लेकिन हमारा गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई लोगों का आदत लगे इसके लिए ऐसा करो, लोगों से 5,000 ही लो, ये बचा हुआ 50% हम आपको फंडिंग करेंगे 5,000 रुपए का। तो हर टिकट के पीछे बड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फेयर पे करता है। तो लॉ बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको वाइबिलिटी गैप फंडिंग कर रहा है, जो आपका टिकट का डिफरेंशियल अमाउंट पे कर रहा है, बेटा डेट विल बी एग्जाम, बेटा डेट विल बी एग्जाम। उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है, बट दैट बेनिफिट विल बी फॉर 3 इयर्स, दैट बेनिफिट विल बी फॉर 3 इयर्स। उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला, बेटा दिस इज ऑलरेडी डन, railway and all. Now coming to better goods transportation service, ये exemption relation to goods transportation, यहाँ पे वापस से बेटा इधर ही फोकस करो, पॉइंट क्या है, लेट्स स्टार्ट।
ठीक है। अगर मैं बात करूं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, बेटा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कैन अगेन बी बाय रोड। ये रोड के अंदर एक तो होता है आपका जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हु प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला सर्विस बाय रोड बट आल्सो इश्यूज कंसाइनमेंट नोट। तो बेटा जीटीए का सर्विस इज टैक्सेबल, कवर्ड अंडर आरसीएम, बट वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी जा सकता है। तो जीटीए का सर्विस इज ऑलरेडी कवर्ड। उसके बाद में बेटा जीटीए का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज एग्जाम, लेकिन जीटीए का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बेटा अगर नोटिफाइड गुड्स के लिए है, कौन से गुड्स के लिए? नोटिफाइड गुड्स। तो लॉ बोलता है नोटिफाइड गुड्स के लिए हुआ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो बेटा दैट विल बी टोटली एग्जाम। सर वो नोटिफाइड गुड्स कौन से? बेटा नोटिफाइड गुड्स आर रैंडम गुड्स। कौन सा गुड्स? रैंडम गुड्स। सर रैंडम गुड्स में क्या आता है? बेटा सबसे पहला रिलीफ मटेरियल, सेकंड बेटा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तीसरा बेटा न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स registered with the register of newspaper. Beta D is for defense material. Beta O is for organic manure. And beta M is for milk, flour, pulses, राइस एंड सॉल्ट। बेटा बिकॉज राइस आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो राइस को अलग से कवर करना पड़ा। तो बेटा अगर आपके रैंडम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जीटीए, बेटा दैट सर्विस विल आल्सो बी एग्जाम, उनका ट्रांसपोर्टेशन विल आल्सो बी एग्जाम। ठीक है। तो बेटा जीटीए का एक हो गया। उसके बाद में बेटा बाय रोड में एक होता है कुरियर वाला पर्सन। बेटा कुरियर सर्विस इज आल्सो टैक्सेबल, कुरियर सर्विस इज आल्सो टैक्सेबल। ये बेटा अगर जीटी और कुरियर के अलावा अगर कोई नॉर्मल ट्रक टेम्पो वाला एंड ऑल है, बुलक कार्ट वाला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, दैट इज टोटली एग्जाम, दैट इज टोटली एग्जाम। सर अगर रेलवे के थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा दैट इज टोटली टैक्सेबल। ये बट रैंडम गुड्स, बेटा कौन सा गुड्स? रैंडम गुड्स अगर हुआ, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आपका डिफेंस मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, फ्लावर, पल्सेस, राइस एंड सॉल्ट, बेटा इनका ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जाम। उसके बाद में बेटा अगर वाटर वेज के थ्रू है, ध्यान से सुनना यहां पे चेंजेस। सर वाटर वेज के थ्रू है, बेटा अगर इनलैंड वाटर वेज के थ्रू अगर आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा दैट इज टोटली एग्जाम। ये लेकिन अगर अदर्स है बेटा, अदर्स के अंदर अगर आपका कोस्टल ट्रांसपोर्ट है बेटा टैक्सेबल, कोस्टल ट्रांसपोर्ट है टैक्सेबल। सर इंटरनेशनल वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो बेटा इंटरनेशनल वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, बेटा दोनों का दोनों टैक्सेबल, बेटा दोनों का दोनों इज नाउ टैक्सेबल। तो बेटा इंडिया से इंडिया के बाहर या इंडिया के बाहर से इंडिया, बेटा दोनों का दोनों इज नाउ टैक्सेबल। बेटा अगर इंडिया के बाहर से इंडिया वाला है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, बेटा दिस इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। एंड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, जहां पे इंडिया का ट्रांसपोर्टर है बेटा सप्लायर इंडिया का है, दैट ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर एफसीएम, दैट सप्लायर का service is covered under FCM. तो कहने से this waterways वाला is covered. बट now coming to transport by air. बेटा एयर के केस में डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टोटली टैक्सेबल। सर अगर इंटरनेशनल वाला हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, इंटरनेशनल वाला हुआ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, बेटा इंडिया के बाहर से अगर इंडिया वाला हुआ दैट इज एग्जाम, इंडिया के बाहर से अगर इंडिया वाला हुआ तो एग्जाम। सर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, सर इंडिया से अगर इंडिया के बाहर ले जाने वाला हुआ बेटा ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था बट दैट इज नाउ टैक्सेबल, बेटा दैट इज नाउ टैक्सेबल क्योंकि ये एग्जेम्पशन बेटा आपका 30 सितंबर 2022 तक था, उसके बाद से ये एग्जेम्पशन रिमूव कर दिया गया है, ये एग्जेम्पशन रिमूव कर दिया गया है। होप यू अंडरस्टूड। तो बेटा ये अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला कहानी भी समाप्त। फिर जीटीए वाला इज कवर्ड। ये जीटीए के केस में और भी कुछ एग्जाम्पशन थे विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। बेटा जीटीए ने अगर सर्विस दिया किसको, बेटा जीटीए ने सर्विस दिया अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड सीटीपी को, तो बेटा डेट सर्विस इज
एग्जाम ये, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन में कुछ एक्सेप्शन है बेटा। कौन कौन? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, फर्म। क्यों? क्योंकि बेटा अगर फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, फर्म है बेटा, इनको सर्विस दिया, ये रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो बेटा, इनको ही पे करना टैक्स अंडर आरसीएम। ये मतलब कोई इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जाम, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अनरजिस्टर्ड वाला तो एग्जाम। सर या फिर जीटीए ने सर्विस दिया किसी ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को बेटा, जो लोग कौन है बेटा, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का एजेंसी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया सिर्फ टीडीएस काट के जमा करवाने के लिए। दे आर नॉट नॉर्मली रजिस्टर्ड, दे आर जस्ट रजिस्टर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो लॉ बोलता है दैट इज ऑल्सो exam, that is also exam. Now coming to beta banking and financial services वाला exemption। banking and financial service beta आरबीआई का services now taxable, या फिर मैं ऐसा बोलूं beta service to आरबीआई या सर्विस बाय आरबीआई। बेटा आरबीआई ने सर्विस दिया या आरबीआई को हमने सर्विस दिया बेटा, बोथ आर नाउ टैक्सेबल, बोथ आर नाउ टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये उसके बाद में बैंकिंग के रिलेशन में और क्या एग्जेम्पशन है बेटा, सुनो। अगर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस, बेटा मैंने लोन दिया, मैंने डिपॉजिट किया, जहां पे मेरे को क्या मिला? इंटरेस्ट। तो बेटा अगर मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, लॉ बोलता है इंटरेस्ट की बात है बेटा, इंटरेस्ट की बात है तो टोटली एग्जाम बेटा, इंटरेस्ट की बात है तो टोटली एग्जाम। तो अगर आपने लोन दिया, डिपॉजिट दिया, बैंक ने आपको दिया, आपने किसी को दिया, तो बेटा उसमें जो भी इंटरेस्ट मिला दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि इंटरेस्ट मिला इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा आपने अपना पैसा यूज करने के लिए दिया जिसका सर्विस चार्जेस, बट लॉ बोलता है इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फॉर द टाइम बिंग। बट याद रखना क्रेडिट कार्ड कंपनी का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट बेटा, अगर कोई बैंक या डीलर, अगर कोई बैंक या डीलर किसी पर्सन को बेटा, अगर बैंक या डीलर किसी पर्सन को करेंसी कन्वर्जन वाला सर्विस देता है तो लॉ बोलता है दैट करेंसी कन्वर्जन वाला सर्विस इज टैक्सेबल। ये लेकिन बैंक अगर दूसरे बैंक को ये सर्विस दे तो, डीलर अगर दूसरे डीलर को सर्विस दे तो, या बैंक डीलर को सर्विस दे तो बेटा, अगर ये लोग आपस में ट्रांजेक्शन करे तो लॉ बोलता है दैट विल बी टोटली एग्जाम। ये अपने को दिया इन लोगों ने सर्विस तो टैक्सेबल। उसके बाद में बेटा, अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर किसी पर्सन ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बनवाया बेटा, किस कौन से स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर। तो लॉ बोलता है यहाँ पे जो भी बैंक का चार्जेस रहेगा बेटा, दैट चार्जेस विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, और बैंक चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कौन से स्कीम में अकाउंट खुलवाया बेटा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जहां पे हम चाहते हैं आपका जो धन है बेटा वो जमा हो बेटा। आपका धन कब जमा होएगा? जब हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, तभी तो आपका धन जमा होएगा। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट सर ये क्या है? पॉइंट नंबर 34। ये 34 ध्यान से सुन। ये मैं ना एक पर्सन जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बेचता हूं, मैंने डिवाइसेस बेचा, जैसे मैंने आपको बेचा बेटा, आपने मेरे को क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दे दिया। अब मैंने क्या किया? आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उठाया, मैंने मेरे बैंक को दिया। अब जब मैंने मेरे बैंक को दिया, मेरा बैंक बोलता है ये कौन से कंपनी, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड लेके आए रे, अपना बैंक अलग है। मतलब मैं क्या करूं, मेरे को मेरे कस्टमर ने यही दिया। तो बेटा मेरा बैंक क्या करता है? मेरा बैंक जाता है आपके बैंक के पास मेरे बिहाफ पे, और आपके बैंक से पैसा लेके आता है, और ये सर्विस देने के लिए बेटा मेरा बैंक मेरे से कुछ सर्विस चार्जेस लेता है। तो लॉ बोलता है अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, मैंने जो आपको सामान बेचा बेटा, वो सामान बेचने का चार्जेस अगर 2000 रुपए तक है, तो मेरे बैंक ने अगर मेरे से कुछ बैंकिंग चार्जेस लिया, सर्विस चार्जेस लिया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। ये लेकिन मैंने जो आपको सामान बेचा वो 2000 के ऊपर वाला था, 10,000 का सामान बेचा, मेरे बैंक ने मेरे से 50 रुपए का सर्विस चार्जेस लिया बेटा, टोटल पे क्या लगेगा? जीएसटी। लेकिन अगर मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 2000 रुपए तक है, तो लॉ बोलता है जो भी बैंक चार्जेस लगेगा दैट विल बी टोटली एग्जाम। सर नेक्स्ट व्हाट बेटा, अगर कोई इंटरमीडिएटरी है बेटा, अगर कोई एजेंट है जो मल्टी सर्विस एसईजेड में लोकेटेड है। सर ये आज की तारीख में अब तक कहां पे है? गुजरात के अंदर है। तो बेटा अगर कोई एजेंट है, अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस देने वाला एजेंट है जो कहां पे लोकेटेड है? मल्टी सर्विसेज एसईजेड में लोकेटेड है बेटा, वो अगर इंडिया के बाहर वाले कस्टमर को सर्विस देता है
फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल, तो लॉ बोलता है दैट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। बेटा ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको फटाफट में मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर कोई एजेंट है, कहां पे लोकेटेड है, मल्टी सर्विस एसईजेड के अंदर लोकेटेड है, और बेटा अगर वो इंडिया के बाहर वाले कस्टमर्स को सर्विस देता है, तो लॉ बोलता है उसका सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। एक गोइंग फर्दर, बेटा लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, बेटा अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस सर्विस लिया जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया, बेटा जीएसटी लगता है, बट कुछ नोटिफाइड वाले नाम दिखे तो बेटा दैट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा कुछ यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, एक तरीके से आपको सिर्फ नाम देख के छोड़ देना है, नाम देख के छोड़ देना है, बट मैं रिवीजन में सब कवर करवाएगा इधर। बेटा सुन, अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर बेटा अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस सर्विस लिया, दैट इज टोटली एग्जाम। बेटा आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड अपने मेंबर्स को, बेटा आर्मी वाले पर्सन को, नेवी वाले पर्सन को अगर कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिसके लिए प्रीमियम लेता है, टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड है अपने पर्सनल्स को सर्विस देता है, टोटली एग्जाम। बेटा अगर सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर्स, बेटा एग्जाम, नाम इंपॉर्टेंट बस। फिर बेटा कुछ और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस है जिनका नाम दिया हुआ है जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेटा लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां पे बेटा आपका जो कवर अमाउंट है ना, अगर वो कवर अमाउंट 2 लाख रुपए तक है तो लॉ बोलता है एग्जाम। बेटा कवर अमाउंट अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा देन इट विल बी टैक्सेबल। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना एग्जाम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एग्जाम, नाम याद रखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, बेटा दिस इज टोटली एग्जाम। क्लियर है बेटा? ये वीडियो को है ना आप लोग आराम से सुनो, चाहिए तो 2 बार देखो, ठीक है, लेकिन कुछ रट्टा मारते मत बैठो, आप लोगों को सिर्फ रिकॉल करना है, चीजें रिकॉल होती गई आपका काम होता जाएगा। बेटा उसके बाद में अगर कोई स्पेसिफाइड बॉडीज है, बेटा अगर ये स्पेसिफाइड बॉडीज कोई सर्विस देता है तो लॉ बोलता है एग्जाम्प्ट है। कौन सा? बेटा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआई से कोई सर्विस देता है, एग्जाम। बेटा उसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ कोई सर्विस देता है, एग्जाम। बेटा कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस देता है, एग्जाम। बेटा नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट अगर कोई सर्विस देता है, एग्जाम। ये बेटा उसके बाद में बेटा 3 और स्पेसिफाइड बॉडी थी उनका सर्विस एग्जाम था, दैट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी एंड आरबीआई। अब हुआ क्या बेटा, इतने सारे नाम है देखो, ईएसआईसी, ईपीएफओ, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम और IRDAI, सेबी, आरबीआई, बेटा 7 नाम थे ये, लेकिन इसमें से आपके फैमिलियर कौन से, कहने से आपके फैमिलियर IRDA, सेबी, आरबीआई, तो जो जो फैमिलियर थे ना बेटा ये सब तीनों को इन्होंने क्या कर दिया, एंट्री को एग्जेम्पशन से हटा दिया, तो ये तीनों अब से क्या हो गए, टैक्सेबल। लॉ बोलता इतने फैमिलियर है, हमारे बच्चे भी जानते हैं, तो इनका सर्विस विल नाउ बी टैक्सेबल। बड़ा ऐसा रीजन नहीं था, याद रखने के लिए, ठीक है, डन। एक कुछ जनरल इंश्योरेंस है बेटा, कुछ जनरल इंश्योरेंस को भी इन्होंने क्या एग्जाम करके रखा है, कौन से जनरल इंश्योरेंस है बेटा, जनरल इंश्योरेंस के इसमें एग्जामेशन बहुत सारे नाम है, सिर्फ नाम देखना है। हट इंश्योरेंस स्कीम, बेटा हट इंश्योरेंस स्कीम इज एग्जाम। कैटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फील्ड well insurance, premium collected on export credit insurance, restructured weather based crop insurance scheme approved by the government of India। उसके बाद में जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस। सोचो एग्रीकल्चर रिलेटेड कितने सारे हैं जहां पे एग्जामेशन दिए गए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, या फिर बांग्ला स्वास्थ्य बीमा। बेटा इंश्योरेंस और ऊपर वाले जितने भी इंश्योरेंस थे बेटा, जिन लोगों ने इंश्योरेंस दिया इन लोग क्या करते हैं, अपने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो ऊपर के जितने भी नाम वाले जनरल इंश्योरेंस थे बेटा, अगर इन्होंने अपने इंश्योरेंस का अगर री इंश्योरेंस लिया तो लॉ बोलता है उसको भी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम। और बेटा ये जो एग्जामेशन है बेटा दोनों के लिए है, आपका एंट्री नंबर 35 एंड आपका
एंट्री नंबर 36, मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाले बेटा, जहां पे इन्होंने अपना ये इंश्योरेंस इनको एग्जाम है, तो इन्होंने अपने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लिया, री इंश्योरेंस, बेटा दैट इज ऑल्सो एग्जाम। नेक्स्ट सर, पेंशन सर्विस, बेटा अगर कोई पर्सन बेटा अगर कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने वाला सर्विस देता है अंडर अटल पेंशन योजना, बेटा टोटली एग्जाम, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम के अंदर बेटा अगर कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला सर्विस देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना के अंदर बेटा अगर कोई कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला सर्विस देता है, टोटली एग्जाम। इन नेक्स्ट बेटा अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट या एजेंट, बेटा बीएफ या बीसी इफ गिविंग सर्विस टू बैंक या एजेंट आर गिविंग सर्विस टू बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बेटा इन रिलेशन टू रूरल एरिया, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। ये मतलब आपने जो आरसीएम एफसीएम पढ़ा था ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल के अंदर बेटा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या एजेंट सर्विस दे, बेटा टोटली एग्जाम। और दूसरा बेटा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है इन रिलेशन टू रूरल एरिया, बेटा ये तो बैंक और की बात हो गई, अगर हमने रूरल एरिया वाले इंश्योरेंस कंपनी को भी सर्विस दिया रूरल एरिया के रिलेशन में, तो बेटा दैट इज ऑल्सो एग्जाम, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। मैं गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस का एक साथ में बात करेगा एट द एंड, गवर्नमेंट ने सर्विस दिया या गवर्नमेंट ने सर्विस लिया, उसके एग्जाम्शन अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। क्लियर यहां तक? तो बेटा मेरा यहां तक हो गया एक पार्ट और डन। अंडरस्टूड? यू आर गेटिंग समथिंग गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट वाला सर्विस का एग्जाम्शन। बेटा गवर्नमेंट को सर्विस दिया या गवर्नमेंट ने सर्विस लिया, तो कुछ एग्जाम्शन वहां पे भी दिए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जाम्शंस। सर देखो, अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बेटा अगर अगर बेटा ये चार सर्विस को छोड़ के कौन सा वाला, बेटा पोस्टल डिपार्टमेंट का सर्विस, एयरक्राफ्ट एंड वेसल रिलेटेड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर वाला सर्विस, या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सर्विस, बेटा अगर ये चार सर्विस को छोड़ के अगर कोई भी सर्विस बेटा अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे, तो कवर्ड अंडर आरसीएम है, ऐसा हमने आरसीएम के लिस्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा यहां पे लेके आता हूं। ये मतलब ये जो पहली वाले चार सर्विस है ना, ये चार सर्विस को छोड़ के, मतलब स्टार्टिंग के जो चार सर्विसेज हैं बेटा दे आर कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बट इसमें भी एक आरसीएम है, इसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है। बेटा अगर पोस्टल डिपार्टमेंट अगर कोई सर्विस देता है, बेटा गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट कोई सर्विस देता है, बेटा पोस्ट कार्ड वाला सर्विस, इनलैंड लेटर वाला सर्विस, बुक पोस्ट वाला सर्विस, ऑर्डिनरी पोस्ट वाला सर्विस, तो लॉ बोलता है दैट इज टोटली एग्जाम। ये लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पे एनवलप का वेट इज लेस देन 10 ग्राम्स, ये बेटा अगर 10 ग्राम भी हुआ तो टैक्सेबल, बट अगर आपका ऑर्डिनरी पोस्ट है, वेट आपका 10 ग्राम से कम है, तो लॉ बोलता है एग्जाम। ये पोस्टल डिपार्टमेंट का अदर कोई सर्विस है, बेटा अगर स्पीड पोस्ट वाला सर्विस है, पार्सल पोस्ट वाला सर्विस है, उसके बाद में बेटा एजेंसी रिलेटेड कोई सर्विस है, उसके बाद में बेटा एलआईसी रिलेटेड सर्विसेज अगर कोई पोस्टल डिपार्टमेंट देता है, बेटा सब कुछ क्या है आपका टैक्सेबल। जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट वाला सर्विसेज एग्जाम, बाकी टैक्सेबल ये बट कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर अगर सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल रिलेटेड कोई सर्विस है एयरपोर्ट या पोर्ट पे या उसके बाहर, तो बेटा डेट सर्विस इज ऑल्सो टैक्सेबल बट कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बेटा अगर गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर, गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस है, तो लॉ बोलता है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इसके अपने कुछ एग्जाम्पशन है विच आर ऑलरेडी कवर्ड। बेटा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा गवर्नमेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे, तो कवर्ड अंडर आरसीएम। बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे, तो कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर पे करेगा टैक्स। सर ये चार सर्विस के अलावा बेटा गवर्नमेंट अगर कोई भी दूसरा सर्विस बेटा अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दे, टोटली एग्जाम। सर अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, बेटा अगर वो छोटा बिजनेस एंटिटी है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट है एग्जाम, ये लेकिन बड़ा बिजनेस एंटिटी है, बड़ा बिजनेस एंटिटी है, तो लॉ बोलता है टैक्सेबल लगेगा। लेकिन वहां पे भी रुको, बेटा अब देखने का उनका चार्जेस, बेटा अगर उनका पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस अगर 5,000 तक है तो भी एग्जाम। ये मतलब कब जाके टैक्सेबल होएगा, बेटा अगर
अगर गवर्नमेंट ने बेटा ये चार सर्विस को छोड़ के कोई भी दूसरा सर्विस अगर बड़े वाले बिजनेस एंटिटी को दिया जहां पे चार्जेस भी 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो लॉ बोलता है देन इट विल बी टैक्सेबल एंड ऑल्सो कवर्ड अंडर आरसीएम। एंड ऑल्सो कवर्ड अंडर आरसीएम। कुछ और एग्जेम्पशन का बात कर लेते हैं। बेटा आई हैव कवर्ड दिस वाला पॉइंट, आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट। देयर आफ्टर बेटा मैंने यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। जिनका रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस नहीं हुआ वो एग्जेम्प्ट है। फिर बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, बेटा एक गवर्नमेंट अगर दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस देता है, बेटा गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता है दैट इज ऑल्सो एग्जेम। ये लेकिन ऊपर वाले तीन सर्विस को छोड़ के बेटा पोस्टल डिपार्टमेंट वाला सर्विस, एयरक्राफ्ट एंड वेसल वाला सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर वाला सर्विस। नेक्स्ट बेटा आगे, बेटा अगर चार्जेस 5,000 रुपए तक है इन अ फाइनेंशियल ईयर, ट्रांजैक्शन का चार्जेस अगर 5,000 से ज्यादा है तो लॉ बोलता है डेट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। बट चार्जेस 5,000 तक है तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जेम। सॉरी ये आपका कौन सा है, ईयर का चार्जेस है। ठीक है बेटा नेक्स्ट। अब इसके अलावा भी और भी कुछ एग्जेम्पशन है आपके पास। सर और कौन सा एग्जेम्पशन है बेटा, अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी to central government, state government, union territory, local authority or any person specified by the government or local authority against consideration received from government, state government, union territory or local authority in the form of grants। बेटा क्या बोलना चाहता है बेटा, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी किसी गवर्नमेंट को कोई सर्विस देता है बेटा जिसके लिए गवर्नमेंट इनको क्या दे रहा है, ग्रांट्स, तो लॉ बोलता है दिस विल बी टोटली, दिस ग्रांट विल बी टोटली एग्जेम फ्रॉम जीएसटी। बेटा दिस पर्टिकुलर सर्विस विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा अगर कोई गवर्नमेंट का, बेटा अगर कोई गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ओल्ड एज होम है, बेटा अगर कोई गवर्नमेंट का या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ओल्ड एज होम है, बेटा इन लोगों ने अगर किसी रेसिडेंट्स को सर्विस दिया जिनका एज बेटा 60 इयर्स और मोर है एंड चार्जेस अप टू 25,000 रुपया पर मंथ है, तो लॉ बोलता है डेट इज ऑल्सो एग्जाम। बेटा एज 60 साल या उससे ज्यादा, अमाउंट 25,000 या उससे कम, तो आपका क्या रहेगा, एग्जाम। बेटा चार्जेस ज्यादा हो गया या एज कम हो गया देन इट इज टैक्सेबल। इन नेक्स्ट बेटा सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अपने पीएसयू को सर्विस देता है। सर कौन सा सर्विस बेटा, गारंटरिंग ऑफ लोन वाला। बेटा ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इन लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। ये बैंक से लोन लेते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट जाके क्या करता है, गारंटी देता है बैंक को ऑन बिहाफ ऑफ द पीएसयू, जिसके लिए पीएसयू गवर्नमेंट को पे करता है गारंटी फीस। तो बेटा दिस फीस इज टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, दिस फीस इज टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा अगर आपने गवर्नमेंट के साथ में बेटा किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन लिया, आप गवर्नमेंट के साथ में खुद को रजिस्टर करवा रहे हो जिसके लिए गवर्नमेंट का कोई भी चार्जेस लगता है, बेटा दैट इज टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा अगर मैं एमसीए के साथ में बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाता हूं जहां पे इनकॉर्पोरेशन का कुछ चार्जेस लग जाए, दैट इज टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। या फिर बेटा आपने कोई टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन लिया विच इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, तो लॉ बोलता है वो सर्टिफिकेट और का अगर कुछ चार्जेस पे किया दैट आर आल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट बेटा अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बेटा अगर इशू करता है पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, तो बेटा ये केस में पूरा का पूरा जो भी चार्जेस लगेगा डेट विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा अगर मेरा गवर्नमेंट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जिसके लिए गवर्नमेंट ने मेरे से लिक्विडेटेड डैमेजेस लिया, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेनल्टीज और लिया, बेटा डेट पेनल्टी चार्जेस एक तरीके से क्या होता है बेटा, कुछ काम बेसिकली टॉलरेट करने का पैसा होता है। उन्होंने मेरे एक्ट को टॉलरेट किया जिसके लिए आई एम पेइंग सम पेनल्टी, बट लॉ बोलता है अगर गवर्नमेंट आपसे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी आपसे लिक्विडेटेड डैमेजेस, फाइन्स कुछ भी ले, बेटा दैट विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट बेटा अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बेटा अगर कोई राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल फार्मर को प्रोवाइड करे फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल, बेटा गवर्नमेंट अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दे, कहने से रजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दिया तो
कवर्ड अंडर एफसीएम, और आपके फार्मर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। लेकिन सोचो ना, गवर्नमेंट ने अगर किसी फार्मर को लैंड रेंट पे दिया ऑन रॉयल्टीज एंड ऑल, तो बेटा यहाँ पे पहली बात तो एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने दिया तो डेट इज टोटली एग्जाम। बट अगर ये बोलना चाहता है कि अगर हमने राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल फार्मर को प्रोवाइड किया, लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम, that will be totally exempt। तो अगर गवर्नमेंट कोई राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल फार्मर को प्रोवाइड करे, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। ये बेटा उसके बाद में अगर आपका मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस है, बेटा कस्टम्स का ओवर टाइम चार्जेस, अगर कोई बड़ा ओवर टाइम चार्ज हॉलीडे और पे मेरा कोई कन्वेंस आया जिसको क्लियर करवाना था, तो कस्टम्स अगर मेरे से कोई ओवर टाइम चार्जेस लेता है, दैट चार्जेस आर टोटली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, दैट चार्जेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस। ये बेटा यहाँ पे एग्जेम्पशन ध्यान से सुनना। बेटा होता क्या है, गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरे तरफ एक बेटा माइनर होता है। माइनर इज अ पर्सन जो माइंस एक्सट्रैक्ट करेगा। अब गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो माइनर को है ना बेटा प्रोवाइड क्या करता है, इनको प्रोवाइड किया जाता है बेटा राइट टू यूज रिसोर्सेस। बेसिकली दे आर गिवन अ परमिशन टू एक्सट्रैक्ट द माइंस, जिसके लिए दिस माइनर इज सपोज टू पे सम रॉयल्टी। तो ये जो माइनर रॉयल्टी पे करता है ना बेटा, ये रॉयल्टी के ऊपर माइनर ही पे करेगा गवर्नमेंट को जीएसटी अंडर आरसीएम। क्यों माइनर पे करेगा बेटा, गवर्नमेंट ने राइट टू यूज वाला सर्विस दिया किसी बिजनेस एंटिटी को, बड़ा वाला बिजनेस एंटिटी, एंड चार्जेस भी कितना 5,000 से ज्यादा, तो लॉ बोलता है कवर्ड अंडर आरसीएम, जहां पे ये माइनर ही पे करेगा टैक्स टू दी गवर्नमेंट। ये लेकिन माइनर के साथ में ना गवर्नमेंट इस तरीके से डील नहीं करता। गवर्नमेंट कैसे डील करता है, देखो भाई हमको आपसे ना एक फिक्स रॉयल्टी चाहिए, कितना, हमको आपसे एक फिक्स 1 करोड़ का रॉयल्टी चाहिए, और उसके बाद में हम आपसे एक्सेस रॉयल्टी भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रॉयल्टी भी कलेक्ट करेंगे। बट अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर माइंस एक्सट्रैक्ट हुआ, तो हमको आपसे चाहिए एक्सेस रॉयल्टी, जिसके लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। तो माइनर से पहले एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा आएगा, फिर ईआरसी से आगे किसको पे करेगा, टू दी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करता है, ये ईआरसीसी को भी एक राइट दे देता है, तो हमारे बिहाफ पे एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करके लाएगा, और हमको तेरे से एक्सेस रॉयल्टी कितना चाहिए, 30 लाख। हमको कितना चाहिए तुमसे, 30 लाख। अब सुनना बेटा, अगर माइनर से हमको 40 लाख का एक्स्ट्रा रॉयल्टी मिला, तो बेटा माइनर ही पहले गवर्नमेंट को जाके जीएसटी पे करेगा ऑन दिस 40 lakhs, और ईआरसीसी ने आगे कितना पहुंचाया, 30 लाख। लॉ बोलता है दिस 30 लाख विल बी टोटली एग्जाम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 40 में से ही 30 आगे पास ऑन हो रहा है। ये बट सेकंड केस में माइनर से एक्स्ट्रा रॉयल्टी आया 25 लाख, तो बेटा 25 के ऊपर तो माइनर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया रहेगा। ये बट ईआरसीसी आगे कितना देने वाला है, 30 lakhs। तो लॉ क्या बोलता है, बट 30 lakhs में से 25 पे ऑलरेडी जीएसटी मिल चुका है, मिस्टर ईआरसीसी 25 लाख का रॉयल्टीज एग्जाम, बचा हुआ 5 लाख पे बेटा ईआरसीसी इज गोइंग टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। क्लियर है। अगर मैं सिंपल बोलूं, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बेटा जब एक्स्ट्रा वाला रॉयल्टी पे करेगा, तो अगर उसने एक्स्ट्रा जो रॉयल्टी पे किया बेटा, अगर वो माइनर से जो पैसा है उससे कम दे रहा है, तो बेटा पूरा का पूरा एग्जाम। माइनर से जितना पैसा है उससे ज्यादा पे कर रहा है, तो बेटा जो डिफरेंस है उसके ऊपर हमारे एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा टैक्स अंडर आरसीएम। इन नेक्स्ट, अगर कोई रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है बेटा, अगर कोई रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल पर्सन जो बेसिकली केयर काउंसलिंग करेगा, तो बेटा रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल अगर बेटा कोई रिहेबिलिटेशन या थेरेपी या काउंसलिंग वाला सर्विस दे रहा है, कहां पे बेटा, अगर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दे रहा है, टोटली एग्जाम। बेटा अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया, टोटली एग्जाम। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को दिया विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, टोटली एग्जाम। या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया, तो भी टोटली एग्जाम, तो भी टोटली एग्जाम। तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल का सर्विस चार जन को दिया तो एग्जाम्प्ट है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बेटा ये तो सर्विस बाय गवर्नमेंट। अब बात करता हूं सर्विस
टू गवर्नमेंट। बड़ा अगर हमने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे दिया तो सर वहां पे भी कुछ एग्जेम्पशन है क्या? तो बेटा यहाँ पे और देखते हैं। तो बेटा अगर कोई प्योर सर्विसेज, बेटा प्योर सर्विसेज अगर आप किसी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, बेटा इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, बेटा अगर आपने प्योर सर्विस किसी गवर्नमेंट को दिया इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा डेट विल बी टोटली एग्जाम। सेकंड, बेटा अगर कोई कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइड किया गया इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, बेटा प्योर सर्विस दिया तो एग्जाम। अगर हमने कंपोजिट सप्लाई दिया ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बेटा कंपोजिट सप्लाई दिया ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बेटा जहां पे गुड्स का पोर्शन इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैल्यू, तो भी लॉ बोलता है ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। बेटा अगर गुड्स का पोर्शन 25% से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल, बट अगर गुड्स का पोर्शन इज अप टू 25%, बाकी 75% आपका, उससे ज्यादा आपका सर्विस है, तो लॉ बोलता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम। बेटा अगर कोई फेयर प्राइस शॉप्स वाले, बेटा अगर कोई फेयर प्राइस शॉप्स वाले गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, बेटा अगर राशन शॉप वाला गवर्नमेंट को सर्विस देता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम। सेकेंड, उसके बाद में बेटा कोई भी ऐसा इंश्योरेंस स्कीम है जिसका टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट, तो भी एग्जाम। बेटा प्रीमियम कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट, तो भी ये क्या हो जाएगा? एग्जाम। नेक्स्ट बेटा आगे, बेटा अगर कोई गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर कोई भी हो सकता है, बेटा जहां पे 75% या उससे ज्यादा का खर्चा, एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय होम? गवर्नमेंट, तो लॉ बोलता है टोटल चार्जेस विल बी एग्जाम। बेटा अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट और को दे रहे हैं, जहां पे 75% या उससे ज्यादा का खर्चा इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो लॉ बोलता है एंटायर चार्जेस विल बी एग्जाम। बेटा एक और होता था जीएसटी नेटवर्क। बेटा जीएसटी नेटवर्क कंपनी, बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को सर्विस देता था ताकि आपका जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए। जीएसटी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए जीएसटी नेटवर्क कंपनी, बेटा सेक्शन 8 वाला कंपनी, जो बेसिकली आपके जीएसटी पोर्टल को पूरा का पूरा एक नेटवर्क और प्रोवाइड करता है, पूरा का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे आपका वेबसाइट का इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से हो कि जीएसटी प्रॉपरली फ्लो में आ जाए। तो बेटा ये सर्विस भी पूरा का पूरा एग्जाम था, बट अब से ये एग्जामेशन विड्रॉ कर दिया गया है। सो अब से अगर जीएसटी नेटवर्क कंपनी अगर कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे, नाउ दिस इज टैक्सेबल, नाउ दिस इज टैक्सेबल। आर यू क्लियर विद दिस? तो मेरा गवर्नमेंट वाला सर्विस भी यहाँ पे डन। नेक्स्ट एग्जेम्पशन जो है वो आपका लीजिंग सर्विस के रिलेशन में एग्जेम्पशन। बेटा अगर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बेटा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी जिसके अंदर गवर्नमेंट का होल्डिंग इज मोर देन 50%, बेटा कौन है? या तो स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग, बट या फिर बेटा गवर्नमेंट का कोई एंटिटी जहां पे गवर्नमेंट का ओनरशिप इज मोर देन 50%, तो लॉ बोलता अगर इन लोगों ने बेटा कोई अगर प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को अगर लॉन्ग टर्म लीज पे दिया, तो बेटा जो इनिशियल सलामी प्रीमियम होता है ना, इनिशियल कौन सा? सलामी प्रीमियम। बेटा लॉन्ग टर्म लीज में पहले एक सलामी प्रीमियम मिलता है, उस पे भी जीएसटी लगता है, और मंथली रेंटल्स पे भी जीएसटी लगता है। बट अगर बेटा प्रॉपर्टी को लीज पे देने वाले लोग ये स्पेसिफाइड लोग हैं, तो लॉ बोलता है वो जो आपका अपफ्रंट प्रीमियम रहेगा ना बेटा, दैट विल बी टोटली एग्जाम। ये बेटा मंथली रेंटल्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, हम बात किसका करता है? हम बात करता है किसका? बेटा हम बात करता है आपका अपफ्रंट प्रीमियम का। लॉ बोलता है दैट विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। एंड नाउ गोइंग फर्दर, अब नेक्स्ट क्या बोलना चाहता है? बेटा लीगल सर्विसेज। बेटा लीगल सर्विसेज को थोड़ा ध्यान से सोच, लीगल सर्विसेज को ध्यान से सोच। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स विच आर एस्टैब्लिश अंडर द लॉ, बेटा अगर इन लोग सर्विस देते हैं, कोर्ट या ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द लॉ, बेटा इनका सर्विस तो बेटा सप्लाई ही नहीं है। But can I say arbitral tribunals are not established under the law? They are not established under the law, तो बेटा उनका सर्विस will be taxable and also covered under RCM. But कुछ exemption है, कुछ एग्जामेशन है। बेटा एडवोकेट का सर्विस इज ऑल्सो नॉट
नॉट कवर्ड अंडर, बड़ा सप्लाई, आई विल से कि भाई वो भी सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं हुआ है, मतलब वहां पे भी क्या लगेगा, जीएसटी, एंड ऑल्सो कवर्ड अंडर आरसीएम। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जेम्पशन दिए, किसको, बड़ा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स को एंड आपके एडवोकेट को। ध्यान से सुनना, बड़ा अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर किसी गवर्नमेंट को सर्विस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बड़ा अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बड़ा किसी गवर्नमेंट को सर्विस देता है, टोटली एग्जेम। सर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, टोटली एग्जेम। सर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, ये बट वो छोटा वाला बिजनेस एंटिटी है जिनका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट, तो बेटा अगर ऐसा है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू रजिस्ट्रेशन का लिमिट, तो लॉ बोलता है दैट इज आल्सो एग्जाम। ये लेकिन बड़ा वाला बिजनेस एंटिटी है जिनका रजिस्ट्रेशन लिमिट लास्ट ईयर का टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बेटा दैट विल बी टैक्सेबल, बट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। सेकंड अगर मैं बात करूं, सर अगर कोई एडवोकेट है, इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट है, बेटा अगर कोई एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है, बेटा अगर वो किसी गवर्नमेंट को सर्विस दे, बेटा एग्जाम, एक किसी नॉन बिजनेस एंटिटी, किसी दुखियारे को सर्विस दे, बेटा एग्जाम। सर किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे, ये मतलब पीयर ग्रुप वाले को, बेटा एग्जाम। सर अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दिया, छोटा वाला बिजनेस एंटिटी तो एग्जाम, बड़ा वाला बिजनेस एंटिटी को दिया तो कवर्ड अंडर आरसीएम। सर एक पर्सन होता है सीनियर एडवोकेट, बेटा सीनियर एडवोकेट अगर किसी गवर्नमेंट को सर्विस दे, बेटा एग्जाम, सीनियर एडवोकेट किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे, एग्जाम, बेटा छोटा वाले बिजनेस एंटिटी को दे तो बेटा डेट इज ऑल्सो एग्जाम, बड़ा वाला बिजनेस एंटिटी है तो कवर्ड अंडर आरसीएम। तो सर सीनियर एडवोकेट को अलग से क्यों लिखा, ये बेटा ध्यान से सुनना, अगर नॉर्मल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बेटा किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म्स को या सीनियर एडवोकेट को सर्विस देते हैं ना, एग्जेम्प्ट है। बट अगर सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट को सर्विस देता है, बेटा वो डायरेक्टली एग्जाम नहीं है ये, बट कहने से ये लोग जो दूसरे लोग हैं, बेटा ये लोग अगर खुद का बिजनेस के लिए सर्विस ले रहे हैं, तो बेटा ये लोग भी तो अपने आप में बिजनेस एंटिटी है, तो इनको बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन मिलेगा, इनको बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन मिलेगा, मतलब इनका भी लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। बट सीनियर एडवोकेट का सर्विस टू अदर एडवोकेट ये डायरेक्टली एग्जाम्प्ट नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम नहीं है। क्लियर विद दिस, ये बड़ा कहानी डन। बड़ा नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप सर्विस। बड़ा स्पॉन्सरशिप सर्विस के अंदर एक पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है, सामने वाला पैसा, सामने वाला पर्सन उसको पेमेंट करता है, तो लॉ क्या बोलता है, बड़ा अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला अगर कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, बेटा या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड वाले हैं, या फिर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, या फिर अंडर दी पंचायत युवा क्रीड़ा या खेल अभियान वाले हैं, बेटा अगर इन लोग कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस एंड ऑल दे रहे हैं जिसके लिए कोई पर्सन क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो लॉ बोलता है अगर सर्विस देने वाले नोटिफाइड लोग हैं, बेटा सिर्फ नाम इज इंपॉर्टेंट, तो बेटा योर सर्विस विल बी टोटली एग्जाम, सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। एक गोइंग फर्दर, बेटा स्किल डेवलपमेंट सर्विस, बेटा स्किल डेवलपमेंट सर्विस, अब कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखो, बेटा एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेटा अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल काउंसिल बेटा कोई सर्विस देता है तो एग्जाम, बेटा इनके अप्रूव्ड कोई असेसमेंट एजेंसीज है, बेटा उन लोग सर्विस देते हैं तो भी एग्जाम, या फिर ट्रेनिंग पार्टनर जिनको इन लोगों ने अप्रूव किया है उन लोग कोई सर्विस देते हैं तो भी एग्जाम, बेटा अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोई सर्विस देता है एग्जाम, सेक्टर स्किल काउंसिल कोई सर्विस देता है एग्जाम, बेटा इनके कोई असेसमेंट एजेंसी सर्विस देता है जिनको इन्होंने अप्रूव किया है, या फिर इनके कोई ट्रेनिंग पार्टनर सर्विस देते हैं जिनको इन्होंने अप्रूव किया, लॉ बोलता है दैट इज एग्जाम। बेटा कौन सा सर्विस क्या सर्विस कोई बात नहीं, अपने लिए नाम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट
बेटा अगर कोई असेसिंग बॉडीज है जिसको एम्पेनल किसने किया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बेटा इन लोग कोई भी असेसमेंट वाला सर्विस देंगे तो लॉ बोलता है एग्जाम। बेटा अगर कोई असेसिंग बॉडीज है जिसको एम्पेनल किसने किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लॉ बोलता है इनका सर्विस इज ऑल्सो एग्जाम। बेटा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, बेटा अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड करता है अंडर दी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना प्लान, तो बेटा लॉ बोलता है इसका सर्विस भी एग्जाम। बेटा नाम याद रखने का, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। डन। बेटा ये इंपॉर्टेंट, ये बेटा इंपॉर्टेंट, बेटा इंपॉर्टेंट। अब सुन बेटा, सर्विस बाय परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। बेटा अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर कोई आर्टिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है, आर्टिस्ट अगर परफॉर्म कर रहा है इन दी फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म, ये बेटा वेस्टर्न लिखा क्या, वेस्टर्न लिखा नहीं, लिखा ना तो देखने का भी नहीं, समझा। बोलता अगर या फिर बेटा कोई आर्टिस्ट है, बेटा वो फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में परफॉर्मेंस कर रहा है इन म्यूजिक डांस या थिएटर, इन म्यूजिक डांस या थिएटर, तो लॉ बोलता है बेटा अगर उसका चार्जेस अगर 1.5 लाख रुपए तक है, ये कितना 150, बेटा 1.5 लाख रुपए तक है, तो लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। और बेटा अगर चार्जेस 1.5 लाख रुपए के ऊपर चला गया, टोटली टैक्सेबल। ये बेटा वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर कर रहा हूं तो ये फिर 1 रुपए का भी लिमिट नहीं है, टोटली टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वाला सर्विस देता है इन फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस या थिएटर, म्यूजिक डांस या थिएटर एंड चार्जेस 1.5 लाख तक है, तो लॉ बोलता है एग्जाम। क्लियर है ये। लेकिन अगर कोई पर्सन बेटा परफॉर्मेंस तो सर्विस दे रहा है, बट वो बेटा अपने आर्ट को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ही इज एक्चुअली प्रमोटिंग द ब्रांड। बेटा अगर वो सर्विस दे रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वो अगर सर्विस दे रहा है इन एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो लॉ बोलता है देन हिज चार्जेस विल बी टोटली टैक्सेबल, फिर वो चार्जेस कितना भी हो। बेटा जाकिर हुसैन बेटा एक चाय के एड में आता था, वाह ताज, जहां पे वो पहले तबला प्रेजेंट करता था, एक्चुअल में क्या बोलो, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक। But he is not promoting the music at that point of time. He is promoting the brand Chai Wataj. तो लॉ बोलता है that service will be totally taxable. That will be totally taxable. ये going further. बेटा अगर right to admission to various events and all, बेटा अगर आप कहीं पे एंट्री ले रहे हो जहां पे आपको एंट्री चार्जेस लग रहा है, तो लॉ बोलता है वहां पे भी कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा। बेटा अगर आप एडमिशन लेते हो कहां पे, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू, बेटा आप म्यूजियम जा रहे हो या फिर बेटा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, बेटा गवर्नमेंट चाहता है कि आप अपने यहाँ पे जाओ, बेटा अपने दोस्तों यारों से मिलो, तो बेटा यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो जितना भी चार्जेस लगता है, बेटा डेट विल बी टोटली एग्जाम। बेटा चार्जेस का कोई लिमिट नहीं है, टोटली एग्जाम। सर अगर हम कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई ओल्ड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट के अंदर कोई आर्कोलॉजिकल साइट्स है लाइक ताजमहल, महल एंड ऑल, बेटा अगर हम वहां पे विजिट करें जहां पे एंट्री का कुछ चार्जेस लगे, लॉ बोलता है दैट इज आल्सो एग्जाम, दैट इज आल्सो टोटली एग्जाम। उसके बाद में बेटा अगर आप कहीं और जगह पे एंट्री ले रहे हो, कहां पे, बेटा सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा या बैलेट, इंक्लूडिंग ड्रामा या बैलेट, या फिर कोई अवार्ड फंक्शन है, कॉन्सर्ट है, पेजेंट है, बेटा आपके पेजेंट, फैशन शोज एंड ऑल है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, और एनी स्पोर्टिंग इवेंट है अदर देन रिकॉग्नाइज वाला, ये बेटा डरने का नहीं, रिकॉग्नाइज वाला भी कवर्ड है। तो कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट है या फिर कोई अनरिकॉग्नाइज वाला स्पोर्टिंग इवेंट है, या आप कोई प्लेनेटेरियम में एंट्री कर रहे हो, बेटा ये सब प्लेसेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चार्जेस अप टू 500 रुपया है तो बेटा इट इज एग्जाम, अगर मोर देन 500 है तो टोटली टैक्सेबल। तो अगर आप ये सब लोकेशन में जाते हो, अगर चार्जेस 500 तक है तो बेटा एग्जाम है, मोर देन 500 टोटली टैक्सेबल। क्लियर है सर। वो रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में कौन कौन आता है, बेटा ये सब नाम है, बट रिकॉग्नाइज वालों ने सर्विस दिया कि अनरिकॉग्नाइज वालों ने दिया, क्या फर्क पड़ता है, बेटा चार्जेस 500 तक है तो एग्जेम्प्ट है, दोनों कवर्ड। मतलब बेटा अगर आईपीएल का इवेंट चालू है, बेटा ओलंपिक्स का कोई इवेंट चालू है, बीसीसीआई का कोई इवेंट चालू है, या फिर बेटा एक गांव में दंगल चालू है, लॉ बोलता है कोई भी हो, बेटा सब कुछ सबका सर्विस 500 रुपए तक का अगर एंट्री फीस है तो डेट इज एग्जाम। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन है वो भी यहाँ पे नोटिफाइड है।
उसके बाद में बेटा अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, बेटा अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, एनी सर्विस गिवन बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी हु आर रजिस्टर्ड अंडर any law for the time being in force, if they are giving service to its own member, तो लॉ बोलता है अगर इन लोग अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं बेटा फॉर अ कंसिडरेशन दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ए बट अगर इन लोग कोई सर्विस दे रहे हैं एज अ ट्रेड यूनियन, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई अनइनकॉर्पोरेट बॉडी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है एज अ ट्रेड यूनियन, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा दे आर अवेलिंग सम सर्विस, आज हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहां पे हम हमारे मेंबर्स को सर्विस देंगे और मेंबर्स को सर्विस देने के लिए हम आगे से सर्विस लेंगे, बट हम जो आगे से सर्विस ले रहे हैं वही एग्जेम्प्ट है, तो लॉ बोलता है उसका आप जो रीइंबर्समेंट ले रहे हो बेटा उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, बेटा अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, बेटा अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए आगे से सर्विस लेता है और मेंबर्स को सर्विस देता है और मेंबर से क्या लेता है बेटा हर महीने का मेंटेनेंस चार्जेस, तो लॉ बोलता है अगर आप मेंटेनेंस चार्जेस लेते हो और वो जो चार्जेस है बेटा अगर हर महीने का 7,500 पर मंथ पर मेंबर है तो बेटा दैट इज टोटली एग्जाम। बेटा अगर चार्जेस कितना है 7,500 तक है पर मंथ पर मेंबर, बेटा दैट विल बी टोटली एग्जाम, दैट इज टोटली एग्जाम। और बेटा अगर चार्जेस उसके ऊपर हुआ तो टोटली टैक्सेबल, लेकिन याद रखना बेटा टैक्सेबल भी तब होएगा जब बेटा सोसाइटी का टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो। मालूम पड़ा बेटा आपके यहाँ पे 10 ही फ्लैट है और 10 फ्लैट से आप पैसा कितना ले रहे हो, आप ले रहे हो 8,000 रुपया, बेटा 8,000 रुपया 10 फ्लैट का 12 महीने के लिए, बेटा कहने से टर्नओवर आपका 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ। जब टर्नओवर 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ तो लॉ बोलता है ये कि इसमें चार्जेस कितना भी होने दो, जब सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो बेटा इनको टैक्स भरने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फ्लैट इतने ज्यादा हो गए कि आपका टर्नओवर भी 20 लाख क्रॉस हो गया तब जाके क्या होएगा टैक्सेबल, तो दोनों कंडीशन मेट होना चाहिए, सोसाइटी का टर्नओवर भी ओवरऑल आपका 10 और 20 लाख क्रॉस होना चाहिए जो भी नोटिफाइड लिमिट है वो पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग, और दूसरा बड़ा आपका पर मंथ का चार्जेस भी 7,500 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट बेटा अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, बेटा अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, बेटा दे आर प्रोवाइडिंग एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर या प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। बट हमने क्या किया, हमने एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी बनाया, नॉन प्रॉफिट एंटिटी बनाया जहां पे बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ा और हम ये सारे पॉइंट के रिलेशन में, बेटा ये सारे पॉइंट के रिलेशन में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो लॉ बोलता है अगर आपके मेंबर्स अगर आपको चार्जेस पे करते हैं बेटा पूरे साल का मेंबरशिप चार्जेस सब्सक्रिप्शन चार्जेस, अगर वो चार्जेस अप टू रुपीज 1,000 पर ईयर है, बेटा अगर वो चार्जेस अप टू रुपीज 1,000 पर ईयर पर मेंबर है तो बेटा डेट चार्जेस विल बी टोटली एग्जाम। 1,000 के ऊपर हुआ तो टैक्सेबल, बेटा अगर चार्जेस 1,000 रुपए तक हुआ, अगर वो चार्जेस 1,000 रुपए तक हुआ तो लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। क्लियर विद दिस? नाउ ये सर कुछ और भी एग्जेम्पशन है, एक कुछ और एग्जेम्पशन कौन सा, वो और वो, ये चल देखते हैं। पहला बेटा अगर ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न वाला है, बेटा मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर किया एज ए गोइंग कंसर्न जिसके लिए यू हैव पेड मी परचेस कंसिडरेशन, तो बेटा मेरे को जो भी परचेस कंसिडरेशन मिला डेट विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट ये बेटा अगर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड किया इन रिलेशन टू ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, बेटा कोई कन्वेंस है जो अपना सामान लेके नेपाल भूटान जा रहा है उसके रिलेशन में अगर हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जिसके लिए अगर कोई चार्जेस भी लिया हमने इंडिया में, लॉ बोलता है डेट विल बी टोटली एग्जाम। ये दिस एग्जाम्पशन इज इंपॉर्टेंट। बेटा अगर हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर हमने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड एज अ रेसिडेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो बेटा यहां पे ध्यान से देखो, अगर मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बेटा अगर मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कमर्शियल यूज के लिए दे रहा हूं, बेटा कमर्शियल यूज के लिए दे रहा हूं, बेटा दैट इज टोटली टैक्सेबल, दैट इज टोटली टैक्सेबल। नाउ सर अगर हमारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और बेटा हमने
रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया। बेटा रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया, लॉ बोलता है किसको दिया? सर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा अनरजिस्टर्ड को दिया टोटली एग्जाम। सर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, बेटा रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लॉ बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो कवर्ड अंडर आरसीएम। ये रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो कवर्ड अंडर आरसीएम। अब ध्यान से सुन, सर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया कवर्ड अंडर आरसीएम, लेकिन यहाँ पे भी बेटा ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेंटल पे किया। बेटा ये रजिस्टर्ड पर्सन, इसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया। बेटा बिजनेस के अंदर खर्चा बुक करता है ये बिजनेस में खर्चा बुक करता है, ये अपने स्टाफ और के लिए कॉटेज और लेता है। तो लॉ बोलता है ये केस में बेटा इट विल बी चार्जेबल टू टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, चार्जेबल टू जीएसटी एंड दैट टू अंडर आरसीएम। बेटा जीएसटी लगेगा अगर वो बेटा बिजनेस पर्पस के लिए लेता है ये, लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन तो है, बट इसने अगर ओन रेसिडेंस के लिए लिया, बेटा खुद के रेसिडेंस के लिए लिया, और बेटा जिसका चार्जेस इसने अपने पीएनएल के डेबिट में नहीं डाला, बेटा बिजनेस का खर्चा बुक नहीं किया, तो लॉ बोलता है डेट चार्जेस विल बी टोटली एग्जाम। बेटा अनरजिस्टर्ड को दिया तो भी एग्जाम, और रजिस्टर्ड को दिया जहां पे बेटा रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया तो सही, बट खुद के रेसिडेंस के लिए, लॉ बोलता है डेट इज ऑल्सो एग्जाम, डेट इज ऑल्सो एग्जाम। क्लियर है? समझा? डन। आगे प्रोसीडिंग फर्दर, ये बेटा पहले क्या होता था कि मार्केट में कोई दूसरे होटल्स और है, मार्केट में अगर कोई दूसरे होटल्स और है तो बेटा अगर इन लोग गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट किसी भी नाम से इन लोग अगर रूम चार्जेस लेते थे जो अगर 1,000 रुपए से कम होता था तो एग्जेम्प्ट होता था। अब वो एग्जेम्पशन पूरा का पूरा निकाल दिया गया। अब मतलब ये जो रूम चार्जेस वाला है बेटा सिर्फ ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर प्रोवाइड करे 999 तक है, देन इट इज एग्जाम, अदरवाइज इट इज टोटली टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज टोटली टैक्सेबल। एक गोइंग फर्दर, बेटा ये मैंने एयरक्राफ्ट वाला सर्विस ले लिया, ये मैंने कवर कर लिया, ये भी मैंने कवर कर लिया, अलोंग विद योर पूरा का पूरा, अलोंग विद योर पूरा का पूरा आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस। एक गोइंग फर्दर, बेटा अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च वाला सर्विस दिया जाए, बेटा कौन सा सर्विस? सैटेलाइट लॉन्च वाला सर्विस कौन दे? बेटा अगर इसरो प्रोवाइड करे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेटा या फिर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेटा इन लोग अगर सैटेलाइट लॉन्च वाला सर्विस देंगे जिसके लिए कोई भी चार्जेस लेंगे, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल। एक क्लियर? नाउ गोइंग फर्दर, बेटा अगर कोई बेटा हायर पे देता है, अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल हायर पे देता है किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। बेटा अगर आप कोई मोटर व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, बेटा 12 पैसेंजर से ज्यादा सेटिंग कैपेसिटी वाला कन्वेंस अगर आप किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायर पे देते हो, लॉ बोलता है दैट इज टोटली एग्जाम। सेकंड, बेटा अगर हमने कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, बेटा अगर हमने कोई ई व्हीकल विच इज मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर अगर किसी लोकल अथॉरिटी को रेंट पे दिया, हायर पे दिया, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बेटा अगर आपने कोई व्हीकल हायर पे किसी जीटीए को दिया, किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आप कोई व्हीकल रेंट पे देते हो, हायर पे देते हो, लॉ बोलता है दैट इज ऑल्सो टोटली एग्जाम, बेटा दैट इज ऑल्सो टोटली एग्जाम। एक गोइंग फर्दर, बेटा अगर सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, बेटा अगर आप टोल चार्जेस पे करते हो ब्रिज एक्सेस करने के लिए, बेटा दैट सर्विस इज टोटली एग्जाम। लेकिन ये वाला एंट्री डिलीट हो गया है, दिस इज नाउ टैक्सेबल। बेटा अगर आपने कोई एन्युटी चार्जेस कलेक्ट किया फॉर एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिज, but that is totally taxable, but अगर आपने टोल चार्जेस लेके ये सर्विस दिया तो that is totally exempt, that is totally exempt। ये उसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट करने वाला सर्विस देता है, लॉ बोलता है टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई, देखो एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को लोगों तक पहुंचाता है, तो लोगों तक पहुंचाने वाला जो सर्विस है, लॉ बोलता है दैट इज टोटली एग्जाम। ये लेकिन एग्जाम तो होएगा
लेकिन उसका इनिशियल एप्लीकेशन चार्जेस आर नॉट एग्जाम। सर उस पे जो रेंटिंग चार्जेस लगता है मीटर का, दैट इज नॉट एग्जाम। हम सिर्फ ट्रांसमिट करने का चार्जेस एग्जाम्प्ट है, बट एप्लीकेशन फीस दिया टैक्सेबल, रेंटिंग चार्जेस टैक्सेबल वो मीटर का, टेस्टिंग चार्जेस आपका टैक्सेबल, लेबर चार्जेस लगता है फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बेटा दैट इज टैक्सेबल, डुप्लीकेट बिल का चार्जेस दैट इज टैक्सेबल। सिर्फ आपका इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने वाला जो सर्विस है बेटा उसका चार्जेस आर एग्जाम, उसका चार्जेस आर एग्जाम। इन नाउ गोइंग फर्दर सेकंड, बेटा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, बेटा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है इनक्यूबेटी, बेटा अगर कोई सर्विस इनक्यूबेटी प्रोवाइड करता है, या फिर मैं आपको इसको पूरा का पूरा कवर करूं, बेटा एक लोकेशन है डेट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। बेटा एक लोकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, बेटा अगर उसके अंदर लोकेटेड कोई इनक्यूबेटर किसी इनक्यूबेटी को कोई भी सर्विस देता है, लॉ बोलता है दैट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। सर इनक्यूबेटर कौन है, बेटा इनक्यूबेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक वेल सेटल्ड कंपनी है, और इनक्यूबेटी कौन है, बेटा उसी फील्ड में एक स्टार्टअप कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी जिसको कल्टीवेट करना है और जिसको ग्रो करना है। तो एक बड़ी कंपनी इनक्यूबेटर बेटा एक छोटी कंपनी इनक्यूबेटी को, स्टार्टअप कंपनी को ग्रो करने के लिए एडवाइजरी और सर्विस प्रोवाइड करे, तो लॉ बोलता है जिसके लिए इनक्यूबेटी अगर इनक्यूबेटर को, बेटा छोटी कंपनी अगर बड़े कंपनी को कुछ चार्जेस पे करता है, लॉ बोलता है दैट चार्जेस विल बी टोटली एग्जाम। ये उसके बाद में इनक्यूबेटी जो सर्विस दे रहा है, बेटा इनक्यूबेटी जो सर्विस दे रहा है, लॉ बोलता है वो भी एग्जाम। वो भी कब तक, बेटा अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख। बेटा उन लोग का 50 लाख तक का जो सर्विस रहेगा इनिशियल 3 साल के लिए, लॉ बोलता है वो भी क्या रहेगा, एग्जाम। बेटा अगर कोई इनक्यूबेटी, वो छोटी कंपनी अब बड़ी बन रही है ना, तो बेटा वो छोटी कंपनी जब सर्विस देगी तो उनको इनिशियल 3 साल के लिए उनका टर्नओवर अगर 50 लाख तक रहेगा, तो लॉ बोलता है एग्जाम। बेटा सब्जेक्ट टू कंडीशन के लास्ट ईयर का टर्नओवर बेटा 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये बेनिफिट आपको इनिशियल 3 साल के लिए मिलेगा, ये बेनिफिट आपको इनिशियल 3 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आई हैव कवर्ड इन ए सिंपल वे। उसके बाद में बेटा एक होता था अथॉरिटी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। बेटा फसाई का जो सर्विस होता था प्रीवियसली इट वाज एग्जाम, बट नाउ इट इज टैक्सेबल। उसके बाद में बेटा इनक्यूबेटर अगर इनक्यूबेटी को कोई सर्विस देता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। उसके बाद में बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी भी आ सकता है आपके इंडिविजुअल एक क्वेश्चन के अंदर भी, बेटा अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, बेटा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बेटा अगर ये लोग बेटा न्यूज को कलेक्ट करने का या प्रोवाइड करने का सर्विस देते हैं, तो लॉ बोलता है दैट इज टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरीज है, बेटा अगर बुक्स को लैंड करने का सर्विस देते हैं, पब्लिकेशन करने का सर्विस देते हैं, तो लॉ बोलता है उसका जो भी चार्जेस रहेगा बेटा दैट इज टोटली एग्जाम। बेटा पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर आप बैठने का चार्जेस पे कर रहे हो, मंथली चार्जेस, रेंटल्स आर चार्जेबल टू जीएसटी, बट उन्होंने आपको बुक लैंड करने के लिए कोई चार्जेस लिया, बेटा दैट चार्जेस आर टोटली एग्जाम। गोइंग फर्दर, बेटा अगर कोई ऑर्गेनाइजर है जो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइज करने वाला सर्विस दे रहा है, लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइज होने वाला है ना, वो पूरा का पूरा इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो लॉ बोलता है डेट सर्विस विल बी टोटली एग्जाम। अगर कोई ऑर्गेनाइजर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का सर्विस देता है, ऑर्गेनाइज कहां होने वाला है, इंडिया के बाहर, बेटा टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई इंडिया का टूर ऑपरेटर है, और वो बेटा किसी फॉरेनर टूरिस्ट को, अगर वो किसी फॉरेनर टूरिस्ट को बेटा क्या करता है, बेटा टूर ऑर्गेनाइज करने का सर्विस देता है, और बेटा टूर होने वाला है पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया, बेटा टूर पूरा का पूरा कहां होने वाला है, इंडिया के बाहर, टोटली एग्जाम। लेकिन सर अगर टूर पार्टली इंडिया में एंड पार्टली बेटा आउटसाइड इंडिया होने वाला है, और पूरे का एक ही चार्जेस लगने वाला है, तो बेटा इन लोग ने क्या बोला, बेटा पार्ट एग्जेम्पशन देंगे। सर कितना एग्जेम्पशन देंगे, बेटा जितना प्रपोर्शनेट इंडिया के बाहर होने वाला है उतना एग्जाम इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ द टोटल चार्जेस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ द टोटल चार्जेस। ये मंजे का है, सीधा एग्जांपल लेके बात करो।
सर हमारा इंडिया का टूर ऑपरेटर ने एक टूर ऑपरेटर सर्विस दिया फॉरेनर टूरिस्ट को। ये बेटा इंडिया वाले को दिया होता टैक्सेबल है, फॉरेनर वाले को सर्विस दिया। कैसा सर्विस दिया बेटा? 3 दिन इंडिया में, 2 दिन नेपाल में, और टोटल चार्जेस 1 लाख। बेटा इंडिया के बाहर कितना होने वाला है कहने से, इंडिया के बाहर 2 दिन, तो बेटा हम इंडिया के बाहर वाला पोर्शन निकालेंगे 2/5, कहने से दिस अमाउंट विल बी हाउ मच बेटा? दिस अमाउंट विल बी 40,000। बट सर मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना बेटा? 50% ऑफ द टोटल चार्जेस, तो 1 लाख का 50% 50,000 बेटा, दोनों में से लोअर 40,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि 3 दिन नेपाल और 2 दिन इंडिया में है, तो बेटा ये केस में 3 दिन वाला पोर्शन कहने से 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 बेटा, दिस अमाउंट विल बी 60,000। ये बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी 50%, दैट इज 50,000। दोनों में से लोअर कौन सा? 50,000 का आपको क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन। एक क्लियर विद दिस? सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना बेटा, अगर आप किसी भी कंट्री में अगर 12 घंटे से कम टाइम तक रहते हो तो बेटा उसको आधा दिन माना जाएगा, और जिस भी कंट्री में आप 12 घंटे से ज्यादा टाइम तक स्टे कर लेते हो तो वहां पे पूरा का पूरा 1 दिन मान लिया जाता है। Next, but a slaughtering of animals cutting wala service was previously totally exempt, but now it is totally taxable. Next, but अगर आपने fruits and vegetable के लिए important, but अगर आपने fruits and vegetable के लिए प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, बेटा पकाने का सर्विस जो मैं अभी आपको दे रहा है, तो बेटा प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग या लेबलिंग, बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रिलेशन में अगर हमने ये सारा सर्विस दिया तो लॉ बोलता है दिस सर्विस विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। बेटा अगर कोई नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट वाले हैं, बेटा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन का नॉलेज प्रोवाइडिंग वाला सर्विस एंड ऑल, लॉ बोलता है दिस सर्विस विल आल्सो बी टोटली एग्जेम्प्ट। बेटा अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वाला पर्सन है, फॉरेन एम्बेसी वाला पर्सन है बेटा, जो इंडिया में लोकेट होकर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका सर्विस इज टोटली एग्जेम्प्ट। बेटा अगर आरटीआई के अंदर आपको आरटीआई फाइल करते हो 10 रुपए आपको पे करना पड़ता है, लॉ बोलता है हम वहां पे कोई सर्विस थोड़ी दे रहे हैं, दिस इज योर राइट टू अवेल दैट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आप कोई चार्जेस और पे करते हो बेटा, उसको इन्होंने पूरा का पूरा क्या कर दिया? एग्जाम। बेटा दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? बेटा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करें किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, बेटा अगर कोई पर्सन एज अ इंडिविजुअल, बेटा अगर कोई पर्सन एज अ इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच या टीम मैनेजर, ये बेटा एटसेट्रा नहीं लिखा है, तो अगर कोई इंडिविजुअल बेटा सर्विस देता है एज अ टीम मैनेजर वाला या फिर कोच वाला या एम्पायर वाला, रेफरी वाला, प्लेयर वाला, लॉ बोलता है दिस सर्विस विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। बेटा दिस सर्विस विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। हैव यू अंडरस्टूड? ये लेकिन अगर बोल दिया सिलेक्टर वाला सर्विस दिया बेटा टैक्सेबल, बेटा कमेंटेटर वाला सर्विस दे दिया टैक्सेबल, और बेटा अगर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे दिया टोटली एग्जेम्प्ट। ए गोइंग फर्दर ये बेटा आई एम होपिंग कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो। आई नो ये लेक्चर बहुत बड़ा एक्सटेंड हो रहा है, कहीं ना कहीं बोरिंग पार्ट भी हो सकता है, बट स्टिल आई एम गिविंग माय बेस्ट कि मैं कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कवर कर सकूं, क्योंकि अगर आप खुद से कवर करने बैठते हो तो बेटा ये चैप्टर आपका बहुत टाइम खा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दिस कंसेप्ट ऑफ रिविजन। ए गोइंग फर्दर बेटा अगर किसी पर्सन को बेटा पूरे इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, अगर किसी ट्रांसपोर्टर को पूरे इंडिया में ऑपरेट करने के लिए अगर उसने नेशनल परमिट लिया, तो बेटा नेशनल परमिट का जो भी चार्जेस लगेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। उसके बाद में बेटा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाला सर्विस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। बेटा अगर कोई पब्लिक कन्वीनियंसेस वाले सर्विस देते हैं लाइक बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल टॉयलेट्स एंड ऑल, बेटा उनका सर्विस इज ऑल्सो एग्जाम, उनका सर्विस इज ऑल्सो एग्जाम। तो बेटा यहाँ पे आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आप सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स हो, बेटा आप लोग का एग्जामेशन वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आप लोग का एग्जामेशन वाला सर्विस कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? बेटा यहाँ पे आप लोग का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप सीए फाइनल हो या फिर आप सीएस प्रोफेशनल वाले हो, बेटा आपके आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी कुछ और सर्विसेज है, बेटा उसके लिए भी आपको क्या दिया गया है? एग्जेम्पशन। अगर सर्विस रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय, बेटा सुनो, अगर गवर्नमेंट ने
बड़ा अगर कोई गवर्नमेंट ने बड़ा बिजनेस और के अलावा किसी रीजन से अगर कोई सर्विस लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बड़ा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल authority, governmental authority, or an individual in relation to any purpose other than commerce industry या any other business or profession। ये मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस इंपोर्ट करता है बेटा तो भी एग्जाम, अगर कोई इंडिविजुअल सर्विस इंपोर्ट करता है बेटा बिजनेस के लिए नहीं किसी और पर्पस के लिए तो भी एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट ये लेकिन एग्जामेशन में याद रखना एक आपका एग्जामेशन नहीं है, कौन सा वाला? OIDAR वाला सर्विस, बेटा डेट इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल एंड वहां पे टैक्स कौन पे करता है गवर्नमेंट को? बेटा सप्लायर खुद, बाय टेकिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। बेटा अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, बेटा अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करता है चैरिटेबल एक्टिविटी के रिलेशन में, एग्जाम। बेटा नेक्स्ट अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियडिकल्स वाला सर्विस लिया किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, अदर देन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एंड एजुकेशन एज अप्रूव्ड वोकेशनल। ये बेटा दे आर ट्राइंग टू से अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशनल वाला जर्नल्स वाला सर्विस लिया इंडिया के बाहर से, अगर आपने ये सर्विस अवेल किया, किसने? बेटा अगर वो डिग्री डिप्लोमा वाला इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, तो बेटा उनके लिए सर्विस इज एग्जाम। क्लियर है? बेटा अगर person who is located in a non-taxable territory, however exemptions shall not apply OIDR service wale and service by way of transportation of goods by vessel from a place, this I have already covered in आपका goods transportation wala service, or OIDR wala is also covered। but a service received by the RBI फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बेटा आरबीआई को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आरबीआई ने सर्विस दिया या आरबीआई ने सर्विस लिया, दैट इज टोटली टैक्सेबल। ये बट अगर आरबीआई ने इंपोर्ट किया सर्विस तो लॉ बोलता है अगर इन्होंने मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रिलेशन में अगर कोई सर्विस इंपोर्ट किया, बेटा दैट इज टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई टूर ऑपरेटर किसी फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस देता है और टूर पूरा का पूरा इंडिया के बाहर होने वाला है, बेटा टोटली एग्जाम। क्लियर है? बेटा उसके बाद में अगर कोई सर्विस बेटा यूनाइटेड नेशन या उनके स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, बेटा दैट इज आल्सो एग्जाम। सर्विस सप्लाइड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया टू एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया व्हिच आर ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 1 इन सेक्शन 8। बेटा क्या बोलना चाहता है यहाँ पे? बेटा ये एक तरीके से ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वाला केस है, ये जहां पे सर्विस इंडिया का कोई एस्टेब्लिशमेंट अपने ही किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस देता है, एक्सपोर्ट करता है, वो सर्विस इज टोटली एग्जाम। बेटा अगर कोई सर्विस फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वाला पर्सन इंपोर्ट करता है तो लॉ बोलता है दैट इज आल्सो एग्जाम। तो बेटा ये सब सेल्फ रीडिंग वाला है, अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे एंड एक्चुअली वी आर डन विद आवर आईजीएसटी का पूरा एग्जामेशन। तो जहां पे आपको क्वेश्चन बन सकते थे बेटा सीजीएसटी का एग्जामेशन मैंने इन डिटेल एक सब कुछ कवर किया आपके लिए। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी लेस टाइम। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। बेटा ये वीडियो देखने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन और सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और बेटा ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे होता है कंप्लीट। बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सो डेट मेरे को भी मोटिवेट मिले दैट आई शुड कम विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस ऑन अवर बेटा एक्सक्लूसिव सीएस वाला चैनल। क्लियर विद दिस? बेटा थैंक यू सो मच।